बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 24/9 में खुशामदीद। मैं हूं अबूज़र मुअज़्ज़म और गुड मॉर्निंग कहते हुए थोड़ा सा मैं परेशान इसलिए हो रहा हूं कि गुज़िश्ता रात से जो खबरें चल रही हैं, पेट्रोलियम प्राइसेस एक बार फिर बढ़ गई हैं, तो ऑब्वियसली सब परेशान हैं। तमाम सार्फिन जो इस वक्त पाकिस्तान के हैं वो इस वक्त इसलिए परेशान है कि पेट्रोल में भी इजाफा हो गया, डीजल, हाई स्पीड डीजल, मिट्टी के तेल में इजाफा हुआ, LPG की कीमत जो है एक महीने में चौथी बार इजाफा कर दिया गया है, यानी कि बहुत कम हुआ है ऐसे कि गर्मियों में भी LPG की कीमत बढ़ाई जाए। तो ये ओवरऑल तमाम प्रेशर है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 2 रुपये इजाफे के बाद जो है 112 रुपये 69 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल भी बढ़ा है, मिट्टी के तेल, लाइट डीजल की कीमत भी बढ़ी है और इसके अलावा जो है LPG की कीमत भी बढ़ गई है। और अब जो सिलेंडर है वो 1872 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 863 रुपये हो गई है। तो ये जब कीमतें बढ़ी हैं तो सब लोग रात को ट्विटर पर भी बहस कर रहे थे, बात भी कर रहे थे, एहतजाज भी कर रहे थे, रिकॉर्ड भी करवा रहे थे अपनी अपनी बात, और कह रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बड़ी शानदार तकरीर की कल कौमी असम्बली में, लेकिन उसके बाद ऐसी खबर के बाद दिल जो है वो बुझ गए हैं। तो ये है जी आज की अपडेट जो कि सबसे पहले हमने आपसे डिस्कस की है। लेकिन इसके साथ साथ कल जो कौमी असम्बली में खिताब हुआ, दीगर अहम इशूज़ पॉलिटिकल, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन अभी हम नज़र डालेंगे टॉप स्टोरीज पर। और टॉप स्टोरीज में सबसे पहले जी, अमेरिका के साथ अमन का हिस्सा तो बन सकते हैं, जंग का नहीं। वज़ीर-ए-आज़म का एक बार फिर अमेरिका को दो टोक पैगाम। इमरान खान ने अपोजिशन जमातों को इंतखाबी इस्लाहात पर मुज़ाकरात की दावत भी दी। और पाकिस्तान में गर्मी बढ़ते ही लोड शेडिंग का दौरानिया भी तवील हो चुका है। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट तक पहुंच गया है, शहरी परेशान। कोरोना की सूरत पर बात करते हैं। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 40 अफराद मौत के मुंह में पहुंच गए। 24 घंटों में 1037 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। और ओवरसीज को कोरोना वैक्सीन ना लगने पर इस्लामाबाद F9 वैक्सीन सेंटर पर लोगों ने एक बार फिर एहतजाज किया, पथराव किया। मुल्तान में भी एहतजाज देखा गया। और टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में शाह हुसैन शाह ने जूडो मुकाबले की 100 किलोग्राम कैटेगरी में जगह बना ली है। शाह हुसैन आज होंगे 24/9 के मेहमान। तो ये थी जी टॉप स्टोरीज। और सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे कि हमने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि कल बहुत सी ज़बरदस्त तकारीर हुई, लेकिन एक बात जो कि कल हमने देखी है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कल तकरीर की और ये बात की एक बार फिर कि हम लोग जो इस दफ़ा पाकिस्तान है वो किसी भी जंग का हिस्सा नहीं बनेगा, और पाकिस्तान जो है वो अमन का एलाय तो हो सकता है लेकिन जंग का एलाय नहीं हो सकता। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कल कहा है कि इंतखाबी इस्लाहात पर मैं मुज़ाकरात की दावत देता हूँ एक बार फिर अपोजिशन को। अपोजिशन अभी भी उस बात पर नहीं मुत्तफिक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर अभी भी बहस हो रही है। लेकिन ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कल असेंबली फोरम पर एक बार फिर कहा कि हम लोग एक दफ़ा इस पर बात करें, ताकि 1970 के बाद जो सूरत हाल बनी है कि किसी भी इंतखाब को जो है वो न्यूट्रल नहीं समझा गया और हमेशा उस पर उंगलियां उठी हैं, तो आइंदा से ऐसा ना हो, इसके लिए इंतखाबी इस्लाहात बहुत ज़रूरी हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग बहुत से काम कर रहे हैं फार्मर्स के लिए और मिडल मैन का किरदार भी ख़त्म कर रहे हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव तकरीर थी जिसकी सबने कल तारीफ़ की। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि अमेरिका के हवाले से जो उन्होंने कहा है कि अमेरिका हमारा दोस्त होता तो फिर हम पर ड्रोन हमले क्यों करता। ये एक अहम सवाल था जो कि उन्होंने कल किया है। इस पर हम बात भी करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार सहाफ़ी हैं सैफुर रहमान साहब। उनसे हम बात करते हुए ये पूछेंगे कि क्या आखिर ये मामला है, क्यों पाकिस्तान जो है वो इस नहज पर पहुंच गया कि पाकिस्तान को ये कहना पड़ा कि अब हम डू मोर नहीं सुनेंगे। मुईज़ यूसुफ साहब ने भी 2 दिन पहले बात की थी कि अमरीकी सदर ने फ़ोन करना है तो इसलिए ना करें कि डू मोर कहा जाए। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान ने जितनी जंग, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कल कहा कि पाकिस्तान ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं इस जंग में, पाकिस्तान की 70,000 से ज़ायद पाकिस्तान ने जानें कुर्बान की, 150 अरब डॉलर का पाकिस्तान ने नुकसान किया और बदले में पाकिस्तान को क्या मिला, डू मोर। उन्होंने ये भी कहा कि इसके साथ साथ हमने ये भी देखना है कि जो हमारे हमसाए हैं अफ़गानिस्तान, उनके साथ आगे हमने कैसे डील करना है। उन्होंने कहा कि अफ़गान हमारे भाई हैं और जिस तरह से भी उनके साथ डील किया गया है माजी में वो उसके हक़ में नहीं थे, इसीलिए उनको तालिबान खान का भी खिताब सुनने को मिला। ये तमाम इशूज़ इस पर हम बात करेंगे। सैफुर रहमान साहब हमारे साथ हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सैफुर रहमान साहब। जी वालेकुम सलाम। सैफुर रहमान साहब, 2 से 3 बातें हैं इमरान खान साहब की कल जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहले जिस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात हो रही है अमेरिका को डू मोर के, उन्होंने कहा कि अब हम नहीं कहने देंगे, अब हमने अड्डे नहीं देने हैं, ना ही हमने सपोर्ट करना है। उस पर ऐसे लगा कि कल अपोजिशन भी उनके साथ थी। आपने कैसे देखा इसको? हाँ, ये सही है। इस वक्त देखिए हमारे यहाँ भी एक पैराडाइम शिफ्ट हो गई है। हमारी गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट जो है, हमारा यानी पॉलिटिकल जो सुपर स्ट्रक्चर है और एस्टेब्लिशमेंट ने मिलके
ये फैसला किया कि पाकिस्तान को अब जियो इकोनॉमिक लोकेशन बनाना है, जियो इकोनॉमिक डेस्टिनेशन। यानी वो मादी का, और ये बहुत से ममालिक में भी आप देखें ना, सीपैक के आने के बाद अब ये अमेरिका और यूरोप के लोग भी आपस में रास्तों के लिए बड़े बड़े कॉरिडोर बनाने का सोच रहे हैं। जैसे चीन ने 6 कॉरिडोर का आगाज किया है सदर शी जिनपिंग के विजन के मुताबिक, जिसमें सीपैक जो है एक बड़ा अहम उनका प्रोजेक्ट है, और वैसे ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। तो पाकिस्तान अब इसलिए, क्योंकि पाकिस्तान भी अब इतना ज्यादा इंहिसार नहीं कर रहा अमेरिका के जिस तरह के माजी में करता था। जैसे सोल सपोर्ट जिसे कहते हैं ना, अकेली सपोर्ट पाकिस्तान को अमेरिका देती है। अब पाकिस्तान को चीन से भी चूंकि काफी हद तक हमारी तस्वीराती, हमारे दिफाई, हमारे स्ट्रेटेजिक रास्ते हैं और सपोर्ट है वहाँ पे, इसलिए मैंने बल्कि अगले रोज अपने कॉलम भी लिखा अपने अखबार में, जिसमें मैंने लिखा है कि वज़ीर आज़म के जो करीबी ज़राए हैं उन्होंने मुझे बताया कि पाकिस्तान का जो प्रिंसिपल एलाई है स्ट्रेटेजिक तस्वीराती जो हमारा साथी है वो चीन होगा आने वाले वक्त में। और अब इसलिए आपने देखा होगा कि माजी करीब में कुछ मुलाकातें भी इस तरह की हुई हैं हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डॉक्टर मोहित यूसुफ की अमेरिका के सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ जेनीवा में हुई है, और इस तरह की, और वहाँ पे भी इन्होंने यही कहा है कि अगर आप हमसे ये तवक्को करते हैं कि चलें जी अफगानिस्तान में हमें इनखला में मदद दे दें, हमें बड़ी रिस्पेक्टेबल इनखला होना चाहिए, तालिबान हम पर हमला ना करें और वहाँ में इज्जत भी मिले और हमें अड्डे भी दे दें, तो उन्होंने कहा कि जी आप तो फिर माजी में भी हमें इस्तेमाल करते रहे, तो अब ये ना कि अब आप इस्तेमाल करके फिर कहें अच्छा जनाब अस्सलाम वालेकुम, लेकिन 150 अरब सैफुर रहमान साहब हमारा नुकसान हुआ। आपकी बात ठीक है कि दोबारा ऐसे ना हो, लेकिन सैफुर रहमान साहब जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो असल में यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका और चाइना में अगर कंपैरिजन करें तो अमेरिका का जो किरदार है IMF में, वर्ल्ड बैंक में, इसके साथ साथ दीगर मालियाती इदारों में, फिर यूरोप में, वो चाइना का नहीं है। चाइना और पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना और फिर पाकिस्तान का अमेरिका को अपने खिलाफ करना बहुत मुख्तलिफ चीज़ें नहीं है। लेकिन खिलाफ करना जो है मैं समझता हूँ वो तो यकीनन बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इस वक्त लेकिन इसकी वजाहत भी आई है। हमारे वज़ीर आज़म बात का थोड़े जज्बाती होके एक वन लाइन इख्तियार कर लेते हैं, एक ही तरफ चल पड़ते हैं, वो थोड़ा गलत है। यानी देखें जिसे हम कहते हैं ना डिप्लोमेसी, जी खारजा पॉलिसी डिप्लोमेसी होती है, और डिप्लोमेसी ये होती है कि आपने सबको साथ लेके चलना है। वो तो वज़ीर आज़म कहते हैं कि जी बराबरी की बुनियाद पर हमसे बात करें, उनके सिक्योरिटी एडवाइजर कहते हैं अमेरिका के सिक्योरिटी एडवाइजर को बराबरी पर बात करें, कि बराबरी तो वैसे बनती नहीं है। हमारे अपने सिक्योरिटी एडवाइजर मुझे उस दिन कह रहे थे कि चीन और हमारा क्या फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, क्या बराबरी है कि वो एक हॉस्पिटल 6 दिन में तामीर कर लेते हैं और हम 6 साल लगाते हैं किसी एक मनसूबे को सिर्फ तकनीक तक पहुँचाने क्या बल्कि प्लानिंग में लगा देते हैं। तो हमारा तो उनका वाकई एक बेस ही नहीं बनती दुनिया में। देखें ये पीसफुल कोएक्सिस्टेंस का दौर है, बकाए बहमी का, हमने मिल एक दूसरे पर इंहिसार का दौर है। तो उस हवाले से ये है कि हम बिल्कुल एक बहुत बड़ी ताकत जिसका IMF पे, यूनाइटेड नेशन पे और दुनिया के बहुत से इदारों पे उनका कंट्रोल है, इसलिए हमें चलना तो डिप्लोमेसी से पड़ेगा। ये आपकी बात मैं मानता हूँ, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि अगर आप पाकिस्तान को उतना इंहिसार नहीं रहा कि जिस तरह के माजी में कोई हमारे किसी टैंक का या एक पिस्तौल का कोई हमारे जो आर्मी के अंदर इस्तेमाल होता है असला वेपन, उसका एक पेज गिर जाता था तो हम टोटली अमेरिका पे डिपेंडेंट होते हैं। बिल्कुल सही। आपका JF-17 सेंटर बन रहा है, आपका जो खालिद जर्रार टैंक है वो मैंने खुद उसमें जाके देखा है मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स में, उनमें रशियन इंजन लगे हुए सुखोई के। तो अब थोड़ी सी डाइवर्सिफिकेशन आने से ये है कि पाकिस्तान हौसले से यानी उनसे उनके तमाम मुतालबात के नीचे दबने की जरूरत नहीं है, जेर होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली पाकिस्तान की अब स्टैंडिंग थोड़ी हम क्या समझते हैं वो नामुनासिब है, वो खारजा पॉलिसी का तरीका नहीं है। आपके मुताबिक पाकिस्तान की स्टैंडिंग कुछ बेहतर है, कदरे बेहतर है, तो पाकिस्तान अगर चाहे तो फिर इसमें स्टैंड ले सकता है। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो कि हमने कल देखी है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो कि एक और इम्पॉर्टेंट बात की वो ये थी कि आइंदा से जब इंतखाब हो तो कोई शख्स या कोई पार्टी ये ना कहे कि मेरे साथ धांधली हो गई। ये डर ख़त्म करने के लिए उन्होंने कहा कि बहुत ज़रूरी है इंतखाबी इस्लाहात, लेकिन ऐसे लग रहा है कि अपोजिशन, गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन जो है उनमें कोई इत्तेफाक राय पैदा होता नज़र नहीं आ रहा। इसकी क्या वजह नज़र आती है आपको? देखिए हमारे यहाँ इत्तेफाक राय की जो हम बात करते हैं ना एक सफ़े पे होना, वो बात का हमारे यहाँ एक मुश्किल सा एक आइडियल बन जाता है। वो उस आइडियलिज्म में तो हम कभी भी नहीं आएंगे। और फिर ये तो अपोजिशन चूंकि इस इंतजार में रहती है कि कोई ऐसा पॉइंट स्कोरी के लिए कोई ऐसा पॉइंट मिले उन्हें कि हुकूमत को नीचा दिखाएं या हुकूमत को थोड़ा सा बताएं कि हमारी भी अहमियत है। लेकिन मेरा ख्याल कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया के बहुत से ममालिक हैं, मतलब इंडिया हमारे साथ बैठा है, वहाँ पे भी बहुत से इख्तिलाफात होते हैं अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस के दरमियान।
लेकिन कुछ ऐसे ही कॉमन नेशनल एजेंडा होता है जिसपे वो कुछ अपनी इत्तेफाक राय रखते हैं। मसलन अभी ये एक इत्तेफाक राय तो चलो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो, और इस तरह के कुछ मुल्कों में ज्यादा मुल्कों में नहीं हुआ, कुछ मुल्कों में ये कामयाब तजुर्बा हुआ, लेकिन वो भी कई मराहिल से गुजरने के बाद, जैसे अब भारत में हुआ है तो उसमें इलेक्शन कमीशन की जो सुप्रीमेसी है, उसकी बालादस्ती है, वो बरकरार है। यहाँ पे तो अब ये भी कहा जा रहा है जैसे कि नादरा एक मुतवाजी इदारा बन के इलेक्शन कराने का, इंतखाबात कराने का बन जाएगा, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने इतराज़ात किए हैं कि ये गैर आईनी है, पर उसमें तरमीम हो सकती है। लेकिन बुनियादी तौर पर ऑपोजिशन इसमें ये किरदार अदा कर सकती है कि बजाय कि सिर्फ महज गवर्नमेंट को नीचा दिखाने की कोशिश, उसमें अपना एक बाकायदा मुतबादल मनसूबे दें, उसमें स्टडी करें कि जैसे भारत का एक बहुत बड़ा, उसमें सिर्फ आप मशीन में सिर्फ अंगूठा या थंब इम्प्रेशन नहीं लगाते, साथ उसका कोई एक मैचिंग पेपर भी नहीं, जी रिकॉर्ड भी होता है, जहाँ पे सीक्रेटली हाँ जी रिकॉर्ड रहता है, और वो सीक्रेटली वो किसी ना किसी जगह कन्वे किया जाता है और रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है इलेक्शन कमीशन। इस वक्त चंद और ममालिक में है, लेकिन सारे ममालिक में अभी नहीं है। तो पाकिस्तान में तो आपको पता है मशीनें उठा भी ली जाती हैं, मशीनों के अंदर यहाँ पे आप मीटर रीडर जो है उसको आप लगा दें, उस पर मेरा ख्याल है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को स्पेस क्राफ्ट बना देगा। तो फिर होगा क्या सैफ रहमान साहब, अब होगा क्या? आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट और अपोजिशन जो मिल बैठेगी? क्योंकि कल तो बड़े उन्होंने ओपन फोरम में कहा है कि मैं दावा देता हूँ इस्लाहात पर बात करनी चाहिए। आपको लग रहा है कुछ इत्तेफाक राय हो सकता है, कुछ बात हो सकती है, या बिल्कुल नहीं डेडलॉक हो जाएगा? नहीं, देखिए वज़ीर आज़म का जो रवैया रहा ना जी, उसमें अब उनको मौका मिल रहा है, यानी वज़ीर आज़म का रवैया कुछ थोड़ा आमराना रहा है, यानी ऑपोजिशन के हिसाब से। ऑपोजिशन ने गलतियां की होंगी, उनके लीडर्स ने, ये गलतियां तो ये करते ही रहते हैं, हमारे यहाँ तो इतने दूर के नहाए नहीं हुए। लेकिन बात यह है कि जब आप दीवार से लगाएंगे तो फिर किसी मौके पे आगे दूसरे पे लगाएंगे, फिर को तीसरी कुव्वत को, फिर किसी अंपायर को कहना पड़ेगा कि जनाब इनको कहें कि जनाब ये आप देखें इस मामले में। आपको पता ही है कि बहुत से मामला में फिर कहीं ना कहीं से कोई ऐसा इशारा भी आ जाता है कि भाई बंदे बनो और ऐसे ना करो, लेजिस्लेशन करो, ठीक है। वो अगर वो सूरत बनती है तो फिर मेरा ख्याल है कि वो जमहूरियत के लिए अलार्मिंग है। क्योंकि आप सैफ रहमान साहब ने जो कहा कि कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा, शहबाज शरीफ साहब ने भी जो बयान दिया था, उन्होंने कहा था 5 से 7 सीटें हम इंतखाबी इस्लाहात में जो पाकिस्तान से बाहर रहने वाले हैं उनको देने के लिए तैयार हैं, मैकेनिज्म बनाने के लिए हम मिल बैठ सकते हैं। इस तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर भी उन्होंने कहा कि इस पर बात हो सकती है। लेकिन फिर नून लीग के अंदर से बहुत सी बातें पीपल्स पार्टी और JUI और बाकी बड़ी पार्टी जो हैं वो नहीं मानती। तो क्या आपको लग रहा है कि इस तरफ बात अब बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता? नहीं, मेरा ख्याल है कि बिलाखिर ये तो थोड़ा सा तो वो अपना दिखाएंगे ना जी, ठीक है। वक्त के साथ मेरा ख्याल है क्योंकि इसमें मीडिया का भी प्रेशर है, सोशल मीडिया का है, सिविल सोसाइटी भी इनकी तरफ देख रही है कि हमें यही तवक्को रखनी चाहिए, हमें पूरी उम्मीद रहनी चाहिए कि ये शायद अपनी इस्लाह कर लें। लेकिन नहीं भी होगी तो फिर सिलसिला चल ही रहा है, फिर इसी तरह वो कोई इलेक्शन हो जाएगा, फिर मैनुअल हो जाएगा, उसमें फिर धांधली के इल्जाम लगेंगे। मेरा तो ख्याल है कि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बाद भी धांधली के इल्जाम लगने नहीं रुकेंगे। ठीक है, आपको लग रहा है उसके बाद भी अब हमें एक जगह पे खड़े होना है, अब हमने आगे निकलना है। बिल्कुल, अब आगे निकलना, माजी को दफना देना चाहिए। ट्रू, बिल्कुल सही बात की, और उसको माजी को दफनाने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम आगे एक बेहतर इस्लाहात लेकर आएँ। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म की चूँकि हम तकरीर की और ओवरऑल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, कल उन्होंने ये भी कहा है कि जो हम लोग इस्लाहात लेके आ रहे हैं इकॉनमी में, और जिस तरह से उन्होंने कहा, एक बात उन्होंने की कि ये बजट मेरी जो माइंड है, माइंड सेट की अक्कासी करता है। आपको लग रहा है कि वाकई बजट में वो जिस तरह से कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे, रिफ्लेक्शन उतनी होगी? मुझे तो वो कॉन्फिडेंस ज्यादा ही नजर आते हैं। मैं कहता हूँ अल्लाह करे ये कॉन्फिडेंस प्रैक्टिकल कोई रास्ता इख्तियार कर ले लोगों की फलाह के लिए। दरअसल ये है कि हाँ, मेरा ख्याल है उनके ज़हन में एक बात है कि वो इफ्तार प्रोग्राम और लोगों को जो रिलीफ देने का वो सोच रहे हैं, कामयाब जवान लोन स्कीम और इस तरह की, और घर बनाने का, लेकिन उसका भी बज़ाहिर इतना बड़ा देखे ना जी। हमें कल अब चंद रोज पहले मेरे साथ हुकूमत वक्त के तो बड़े लीडर्स मौजूद थे, वो कहने कि आप देखिए अगला इलेक्शन स्वीप कर लेना। मैं कहती उसकी बुनियाद क्या आप कहें, चले छोड़े अंपायर की उंगली, अवाम के अंदर आपने कोई उनको रिलीफ दिया, उन्होंने जी बस आने वाला है रिलीफ। मैं कही ये तो आप कब से कह रहे हैं, उन्होंने जी अब हर घर में सेहत कार्ड जाएगा। मैं कही आपने गौर किया कि अगर आप इतने करोड़ों लोगों को 10-10 लाख का सेहत कार्ड देंगे, क्या आपकी इकोनॉमी का ये साइज है? आगे वो चुपते फिर वो ये इस तरह की बातें थी कि 40 लाख घर अब इसमें कहा गया कि इस बजट में के अंदर दे देंगे। 40 लाख घर एक बहुत बड़ा हदफ है। अल्लाह करे ऐसा हो
कि आप इस तरह की, लेकिन आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो जनरेट तो चले, आपने कुछ पॉलिसीज बना दी, इसमें जब तक आपका इंटरकनेक्टिविटी नहीं बनेगी बैनुल-अक़वामी सतह पे, कि जहाँ पे आप देखें ना दुनिया एक दूसरे पर इन्हिसार पर चल रही है, तो आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी जब तक इकोनॉमी में वो पोटेंशियल, वो ताकत, वो कैपेसिटी नहीं पैदा होगी, तो वो ये बड़े बड़े हदफ हासिल नहीं कर सकते, महज कॉन्फिडेंस से तो नहीं आएंगे। ट्रू, बिल्कुल सही बात की आपने। हम उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, वो चलें, उनको लोगों ने मैंडेट दिया हुआ है। लेकिन सैफुर रहमान साहब, आपने जिक्र किया कि बहुत सी ऐसी स्कीम्स हैं जिसपे वो कॉन्फिडेंट नजर आते हैं और बहुत सी ऐसी बातें उन्होंने की कल फार्मर्स के हवाले से जी, लेकिन साथ दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि जो बजट जैसी, क्योंकि आज 1 जुलाई है, आज से नया माली साल का आगाज भी हो रहा है, पहले पेट्रोलियम प्राइसेस महंगी हुई हैं और दूसरी तरफ अब ये भी आ चुकी है खबर के जो मोटरसाइकिल है जिसे गरीब की सवारी कहा जाता है, जिसके लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कह रहे हैं कि मैं काम ही सिर्फ गरीबों के लिए कर रहा हूँ इस हुकूमत में, तो वो भी 1500 से 5000 महंगी हो गई है। मतलब फिर से 1 जुलाई से 2 इम्पैक्ट्स, पेट्रोल महंगा और मोटरसाइकिल भी महंगी। मैम बिल्कुल कॉमन मैन तो पिस गया जी। देखिए वो मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में बताया था कि अक़वाम मुत्तहिदा के हैप्पीनेस इंडेक्स है, जिसमें उसने हैप्पीनेस तो एक खुशी की बात है ना, हमारे यहाँ तो मैं उसे कहता हूँ, अपने तौर पे मैंने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया कि जी सेटिस्फेक्शन इंडेक्स। हमारे यहाँ तो हैप्पीनेस इंडेक्स में भी हम दुनिया के जो 150-200 के करीब 190 के ममालिक हैं उनमें बहुत नीचे हमारा नंबर है, तो 170-80 पे है। और अगर हम सेटिस्फेक्शन इंडेक्स में जाएं तो उसमें तेरी जा नीचे हो, तो हमारे यहाँ देखें कि तकरीबन 40% से जायद हो गई आबादी तो गुर्बत से नीचे चली गई। पहले तो वो बहरहाल इतना नहीं थे, वो अब वो नीचे चले गए हैं। लोगों को रोजमर्रा का अपना किचन चलाना मुश्किल पड़ रहा है। उजरत जो आपकी 20,000 है वो 20,000 में तो किराया घर का, आपका बिल बिजली का, आप ये सारा एक निजाम बिगड़ा हुआ है। इसमें आप देखिए टारगेटेड सब्सिडी की बात करते थे वज़ीर-ए-आज़म भी करते रहे, उन्हें वो टारगेटेड सब्सिडी का मकसद ही ये होता है कि जो बिल्कुल वल्नरेबल लो इनकम ग्रुप्स हैं उनको आप सपोर्ट दें, और ठीक है बड़ों को, फिर आप बड़ों को जब टैक्स लगाते हैं तो वो आगे जाके अवाम पे लगा देते हैं। जब सेल्स टैक्स लगता है तो वो फिर वहाँ को मैकेनिज्म वहाँ बननी चाहिए जो आपका ब्यूरोक्रेट बनने नहीं देता, क्योंकि वो हैंड इन ग्लव है उनके साथ जुड़ा होता है सरमाएदार के साथ। बिल्कुल ठीक, कहें जनाब ये सारा मुंतकिल ना करें, आप जो अरबों रुपया कमा रहे हैं ये उस सरमाए पे रियासत आपसे टैक्स दे। अग्रीड पूरे का पूरा। सैफुर रहमान साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ब्यूरोक्रेट्स को बात करनी चाहिए। इसके साथ साथ एक और फोरम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अपोजिशन को बात करनी चाहिए अवाम की। अपोजिशन पॉइंट्स लेकर आए अवाम के कि किस तरह से इस्लाहात करनी है, किस तरह से बेहतरी आनी है। लेकिन अब अपोजिशन एक तरफ तो चले हुकूमत के खिलाफ एक्शन ले रही है और आइंदा इस महीने में भी बहुत से जलसे किए जा रहे हैं PDM के प्लेटफॉर्म से, वहीं पर कल अपोजिशन के तनकीदी वार जो थे वो भी कल हमने देखे। उसके साथ साथ एक चीज़ जो कि कल बड़ी इंपॉर्टेंट थी, खासकर बिलावल भुट्टो साहब और साथ शाह महमूद कुरैशी साहब के दरमियान जो नोकझोंक थी कल, वो बहुत ज़ेरे बहस रही है। उसमें कोई पॉइंट आपको नजर आया खास? देखिए मेरा ख्याल है कि ये भी जिमिक्री है कि वो तमाशा लगाने की बात है कि जी ये गद्दार हैं, ये ना, वो ठीक है, उन्होंने पार्टी बदली, पीपल्स पार्टी के बड़े चहेते रहे वो शाह महमूद कुरैशी, और वो जाहिर है बिलावल उनके बारे में उनकी बहुत सी कमजोरियां जानते होंगे, लेकिन फ्लोर ऑफ द हाउस पे अगर ये सारी आप इस तरह की गुफ्तगू करेंगे तो इसमें अवाम को उनकी तरफ देख रही है कि जनाब चलें, अगर हुकूमत फेल हो रही है तो अपोजिशन कोई ऐसा शैडो मनसूबा, कोई ऐसा मुतबादिल प्लान लेके आए, वो बताए कि जी यहाँ तो टैक्स लगाएं, यहाँ ना लगाएं, चीनी चोर ये कर रहे हैं, चीनी फलां जगह पे ऐसे हैं, तो बजाय ये कि आपकी हुकूमत ने क्या किया, मैंने ये किया, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। ये चीजें हैं, ये मौजूद हैं, ऐसा होता भी है, पार्टियां लोग बदलते हैं, वफादारियां भी बदलते हैं, ये बुराइयां भी हो सकती हैं। लेकिन सैफुर रहमान साहब, मेरा ख्याल तामीरी काम होना चाहिए। सैफुर रहमान साहब, तामीरी काम तो होना चाहिए सैफुर रहमान साहब, लेकिन इसके साथ साथ कल जो दोनों के दरमियान बातचीत थी उसमें जो नोकझोंक थी उसमें एक पॉइंट बहुत ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लगा है, वो ये था कि उन्होंने कहा कि फाजिल मेंबर जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वज़ीर-ए-आज़म के लिए खतरा भी बन सकते हैं बहुत बड़ा, और साथ उन्होंने एडवाइस किया है कि इनकी कॉल टेप की जाए ताकि उनको मालूम हो सके। ये क्या मामला है, ये समझ में नहीं आया। ये बात वैसे वो सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारे भी चूंकि अखबारी जो हमारे जो टीवी के और अखबारी जो हमारे मीडिया के जराए हैं उनमें भी ये बात नोन है, सारी लोगों को मालूम है ये बात कि वो बाज़ औक़ात कई महफिलों में, निजी महफिलों में, और बड़े बड़े लीडर भी उसमें बैठे होते हैं, बाज़ जर्नलिस्ट भी उनके कोई दोस्त हैं, वहाँ वो बात कहते रहे और वो वज़ीर-ए-आज़म बनने की बड़ी देर खा रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं से सपोर्ट सिस्टम बनाने की कोशिश भी करते रहे हैं, जो हमारे यहाँ चलता है एक तरीका वसीला है हमारे लीडर्स का।
और देखे ना पीपल्स पार्टी के वो बड़े वफादार थे, और वहां से जैसे निकले तो बिलावल तो उस लिहाज से कह रहे हैं कि उनको उनका पस मंजर पूरा पता है कि वो वफादारियां बदलने में देर नहीं लगाते, और फिर अगर वो खाखा हैं बड़ी सीट के तो वो फिर बड़ी सीट वाले को फिर वहां से डिसलॉज करने की कोशिश भी कर सकते हैं कि उनको जी सीट किया जाए और मुझे लाया जाए। एक मुतबादल वज़ीर आज़म के तौर पे खुद को वो पेश करते रहे हैं बाद निजी महफिलों में या कुछ मुख्तरा हलकों में, और उसके लिए कुछ कहने। लेकिन आपको लगता है सैफ रहमान साहब के वज़ीर आज़म, आपको लगता है कि वज़ीर आज़म जो है वो फोन टैप करवाने के लिए कोई ऑर्डर्स देंगे? ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल वो देंगे, मेरा नहीं ख्याल वो ऐसा नहीं करेंगे, वो ऐसा नहीं करेंगे। तो वज़ीर आज़म का तो वो अपना एक अंदाज है ना जी, वो तो ओवर कॉन्फिडेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो समझे कम वोट में जो भी होना हो जाए। लेकिन उनको जो एक वोट कहीं ना कहीं से है या रही माजी में, माजी करीब तक तो रही, उस हवाले से उनकी कैलकुलेशन ये है कि अगर यहाँ से कुछ आप कुछ सिस्टम्स को अगर ज्यादा ना हिलाएं या ज्यादा वहाँ गड़बड़ ना करें तो आपका निजाम चलने दिया जाए, अगर उसको डीरेल नहीं होने दिया जाए। ठीक है, सही है। सैफ रहमान साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी ज़बरदस्त बात हुई आपके साथ, और एक चीज़ आपने बड़ी इंपॉर्टेंट की है कि इमरान खान साहब जो हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हैं, तो कई दफ़ा इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम भी हो जाते हैं, तो इस चीज़ को लेकिन अभी उनको लग रहा है कि चीज़ें स्मूथ हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है कि वो उनकी जो वज़ारत उज़्मा है उसको कोई ख़तरा हो। अभी एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करेंगे एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी कल हमने देखी, और वो ये है कि अक्सर जब आपका झगड़ा होता है तो नुकसान ही होता है, लेकिन एक ऐसा झगड़ा भी हुआ जिसकी वजह से कुछ लोगों को फ़ायदा भी हो गया। पड़ोसियों के झगड़े का नतीजा ये हुआ कि सयाहों की तवज्जो का वो एरिया मरकज़ बन गया। ये मामला हुआ है जी बरतानिया का शहर है शेफील्ड, जहाँ पर पड़ोसियों के झगड़े के नतीजे ने सयाहों की तवज्जो अपनी जानिब मबसूल करवा ली। हुआ ये कि शेफील्ड में मकीम पड़ोसियों के दरमियान झगड़े ने दिलचस्प सूरत इसलिए इख्तियार की कि दरवाजे के पास खड़े दरख्त पर दोनों पड़ोसियों के दरमियान अक्सर झगड़ा होता था। ये आप देख भी सकते हैं कि मंजर क्या था कि जब इस दरख्त पर कबूतर आकर बैठकर जाते थे तो इसकी वजह से घर में दाखिल होने वाला रास्ता अक्सर गंदा हो जाता था, जिस पर पड़ोसियों के दरमियान अक्सर झगड़ा हो जाता था। तो एक पड़ोसी कहता था कि इस दरख्त को कटवा दो, दूसरा कहता था नहीं ये मैंने नहीं कटवाना। तो हुआ ये कि आधे हिस्से को, जिस पड़ोसी के हिस्से में वो दरख्त आता था, उन्होंने वो काट दिया। अब सफाई से काटे गए निसफ दरख्त ने अजीब शक्ल इख्तियार की है जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग थी और सयाहों को अपनी जानिब अट्रैक्ट भी कर रही थी। लोगों की बड़ी तादाद इस दरख्त की तस्वीर लेने वहाँ पहुँच गई, और अब यही मामला है कि जब इसकी हिस्ट्री देखी जाती है कि आखिर ये इतना खूबसूरत तरीके से इसको क्यों किया गया है, काटा गया है, तो ये पता लगा कि ये मामला इसी तरह से शुरू हुआ कि एक लड़ाई से शुरू हुआ, और फिर उसके बाद हुआ ये कि अब ये सयाहों की तवज्जो का मरकज़ ये एरिया बन चुका है। तो इंटरेस्टिंग एक बड़ी डेवलपमेंट है, और अक्सर लोग यहाँ पर जाकर इसके साथ तस्वीर भी खिंचवाते हैं और इनसे अक्सर पूछते भी हैं कि जी ये हुआ क्या था और क्यों ऐसा आपने किया। तो जिसके बाद चीज़ें अब क्लियर हो रही हैं कि बेसिकली इनकी लड़ाई हुई, और उसके बाद जिस शख्स ने दरख्त काटा तो इतनी सफाई से काटा कि वो टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। इसके बाद एक और जी बड़ी इंटरेस्टिंग हमने चीज़ देखी है कि ऑब्वियसली जो रिसर्च है वो चल रही है, और रिसर्च इतनी ज़्यादा जो है बैनुल-अक़वामी दुनिया में हो रही है, और उसमें एक डेवलपमेंट, अहम डेवलपमेंट कि इंसान की तारीख को जब पढ़ा जाता है तो उसमें एक डेवलपमेंट ये हुई है कि 1,40,000 साल पुरानी खोपड़ी बरामद की गई है। माहिरीन का ये कहना है कि नई खोपड़ी इंसानों के इर्तिका से मुतालिक समझने में मदद देगी। बड़े सर हैं जी, दरसी आंखें हैं, और भवों के ऊपर उभरी हुई हड्डी है। ये इंसानों को ड्रैगन मैन का नाम दिया गया है। अब ये कितनी पुरानी है, अभी तक ये क्लेम किया जा रहा है कि 1,40,000 साल पुरानी है। ड्रैगन इस इलाके का नाम है जहाँ से ये खोपड़ी मिली है। तो इसलिए खोपड़ी 1933 में एक किसान को मिली थी जिसने जापानी फ़ौज से महफूज रखने के लिए इसको छुपा दिया था। बाद में ये खोपड़ी चीनी प्रोफेसर को तस्दीक के लिए दी गई, और अब रिसर्च हुई है तो ये बताया जा रहा है कि 1,40,000 साल पुरानी हो सकती है। तो बेसिकली जब इंसान जो है वो स्टडी करता है, रिसर्च कर रहा है कि इंसानी इर्तिका कब से शुरू हुआ, तो उसमें एक ये अहम पेशरफ्त सामने आई। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो कि इस वक्त इंटरनेशनली बहुत है वो है जी कोरोना वायरस, और कोरोना वायरस के हवाले से पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों में अगर बात की जाए तो फिर 40 अफराद जाँ बहक अब तक हो चुके हैं। नेशनल कमांड सेंटर NCOC की जानिब से ताज़ा एदाद शुमार के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के मज़ीद 1037 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। एक बार फिर ये 1000 क्रॉस किया है, और जो मजमूई तादाद है अब तक 9,58,408 हो चुकी है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो अब तक टोटल डेथ्स हैं वो 22,321 हैं।
जो परेशानी की बात वो ये है कि यहाँ पर पॉजिटिव रेशियो एक बार फिर 2 क्रॉस कर गई है। जो पॉजिटिव रेशियो है वो 2.2 है, जिसकी वजह से आपको भी ये सब कुछ चाहिए कि आ चुके एनसीओसी के हिदायत के मुताबिक कुछ आसानियाँ होंगी, बहुत से कारोबार दोबारा से खुलेंगे और फिर लोगों की तफरीक गाहें जो है उनको भी खोला जा रहा है, चाहे वो इंडस्ट्री हो, होटल इंडस्ट्री हो या फिर सिनेमा इंडस्ट्री हो। तो आपने एहतियात ज़रूर करनी है, क्योंकि जब तक आप एहतियात नहीं करेंगे ये नंबर्स कम नहीं आएंगे। इसके साथ साथ एहतियात के साथ एक और चीज़ जो कि कोरोना वायरस में कमी ला सकती है वो है वैक्सीन, और वैक्सीन की फराहमी बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट के पार्ट पे। अब हुआ ये कि आपने भी देखा कि गुज़िश्ता चंद दिनों में ये मामला हुआ था कि जो इंटरनेशनल वैक्सीन पाकिस्तान में लगवाई जा रही हैं उनमें से कुछ ऐसी भी थी जो कि सऊदीया या दीगर ममालिक में कबूल नहीं थी। एस्ट्राजेनेका और फाइजर लगवाने की डिमांड की गई, पाकिस्तान में वो उतनी नहीं थी, जिसकी वजह से इस्लामाबाद और मुल्तान, लाहौर, दीगर शहरों में एहतजाज भी हुए। इस वक्त अब क्या सूरत है कि गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि हम इसको ग्रेजुअली बेहतर कर रहे हैं, लेकिन हमने ये देखना है कि इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटी वो क्या है। तो मुल्तान में हम जानेंगे कि कल क्यों एहतजाज हुआ, क्यों लोग परेशान थे, एहतजाज क्यों कर रहे थे, तोड़ फोड़ भी की गई। इस्लामाबाद में आपने देखा, मुल्तान से भी यही खबरें आ रही थी। तो मकसूद चौहान ने हमें ज्वाइन किया है मुल्तान से, उनसे हम जानेंगे। मकसूद, हमने ये देखा बहुत से शहरों से खबरें आ रही थी कि जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड वैक्सीन है उसमें फाइजर और एस्ट्राजेनेका वो पाकिस्तान में नहीं मिल रही है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। अब क्या सूरत हाल है, कल कैसी रही और क्या क्लेम किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से अब? हाँ जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ पूरे पाकिस्तान की तरह मुल्तान में भी जो एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीनेशन है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को लगाई जाती है वो नायाब रही, जिसके बायस जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। और इस हवाले से उन्होंने मुल्तान में जो निश्तर हस्पताल है जो कि एशिया का दूसरा बड़ा हस्पताल है उस पर जो है एहतजाज किया, जिसके पास जो ट्रैफिक की जो रवानी है वो शदीद मुतासिर हुई। हमारा जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी से जब रब्ता हुआ, उनसे बात की गई तो उनका यही कहना है कि गुज़िश्ता 2 हफ्ते से जो एस्ट्राजेनेका है वो जो है नायाब हो चुकी है, निश्तर अस्पताल में नहीं मिल रही, जिसके बायस जो है उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि जो उनके जो वीज़े हैं वो ज़ायदुल मियाद होते जा रहे हैं, और जो यहाँ निश्तर अस्पताल में जब वो आते हैं तो उनको जो वैक्सीनेशन है उसकी फराहमी जो है वो नहीं हो रही। उस पर जो है उन्होंने मुतालबा किया हुकूमत पाकिस्तान से कि जो एस्ट्राजेनेका है उसकी जो फराहमी है उसको दिया जाए, ताकि निश्तर अस्पताल जो एक जनूबी पंजाब का और एशिया का दूसरा बड़ा अस्पताल है वहाँ पर सिर्फ एक ही काउंटर बनाया गया है, जिस पर अब जो वैक्सीन के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी आते हैं उनका रश लग जाता है, और रश लगने के बायस जो वैक्सीन है उसकी भी जो फराहमी है वो कम पड़ जाती है। और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी उन्होंने यही मुतालबा किया कि जो हुकूमत पाकिस्तान है इसको जो इसकी अदम दस्तयाबी है उसको फराहमी में लेकर आया जाए, ताकि जो है वो अपनी एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीनेशन है वो लगवा सकें। इसी वजह से जब आज हमारी इंतज़ामिया से बात हुई तो इंतज़ामिया ने ये मौक़िफ़ दिया है कि आज की जो है उसकी जो फराहमी है, एस्ट्राजेनेका की जो फराहमी, वैक्सीनेशन की जो फराहमी है वो कर ली जाएगी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी को लगाना शुरू कर दी जाएगी। ठीक है, आज से फराहमी जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। बहुत शुक्रिया मकसूद, आ रहे थे और हम यही उम्मीद करते हैं कि ये जो फराहमी है वो मुस्तकिल हो, कंटिन्यूस हो, क्योंकि लोग अगर परेशान होंगे तो वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बाहर जाना चाहते हैं जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, वो नहीं जा पाएंगे, मज़ीद परेशानी में इजाफा होगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए मेक श्योर करे कि ये तसलसल से जारी रहे। एक ब्रेक लेते हैं जी, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करेंगे ओलंपिक्स के हवाले से। ओलंपिक्स 2021 का आगाज़ होने वाला है और उसके लिए हम अक्सर प्रोग्राम में भी कोई प्लेयर्स लेकर आते हैं जिनको क्वालिफाइंग राउंड में जाना है या फिर उनको वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल सकती है, या पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो ओलंपिक्स के लिए क्या कर रही है ताकि पाकिस्तानी भी वहाँ पर जाकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकें। एक अच्छी खबर भी आ चुकी है जी कि शाह हुसैन शाह ने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पाकिस्तान का बड़ा नाम है शाह हुसैन, जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स के सिल्वर मेडलिस्ट हैं, एशियन डबल ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, 4 मरतबा जनूबी एशियन मेडलिस्ट, मौजूदा साउथ एशियन चैंपियन और फिर 2017 से कौमी चैंपियन भी हैं। जापान में मुकीम है गुज़िश्ता कई सालों से, लेकिन पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं और बड़े बेहतरीन अंदाज से करते हैं, और इस दफ़ा वो ओलंपिक्स में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तो जापान से वो हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और उन्हें पहले तो मुबारकबाद देंगे और फिर हम उनसे पूछेंगे कि क्या उनके इरादे और क्या प्लान्स और क्या तैयारी है। शाह हुसैन, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आपको बहुत मुबारक हो कि आपने क्वालिफाई कर लिया ओलंपिक्स के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। शाह हुसैन, पाकिस्तान के लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि आप पाकिस्तान से बाहर रहकर भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं और हर साल जब भी चैंपियनशिप पाकिस्तान में हो जाए, जहाँ पर भी इंटरनेशनल मुकाबले हों, तो आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने में फ़ख्र महसूस करते हैं। बताइएगा किस तरह से ये सब मैनेज कर रहे हैं, और कई दहाइयों से आप वहाँ पर रह भी रहे हैं जापान में, तो किस तरह से आप तमाम इवेंट्स को मैनेज करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान?
जी, पहले मैनेज इसलिए कर सकता हूँ कि मेरी अम्मी अब्बू ने मुझे जापान में जूडो खिलाया, तो जूडो की लिए स्किल तो ऐसे ऐसे बढ़ गई थी। तो अभी 2010 से मैं पाकिस्तान की तरफ से लड़ रहा हूँ और अभी पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे सपोर्ट हैं। पाकिस्तान जूडो फेडरेशन हो गया, आर्मी स्पोर्ट्स डायरेक्टर हो गया, आईपीसी मिनिस्ट्री हो गई, बहुत लोग बैकग्राउंड में है मेरा सपोर्ट के लिए, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह इस बार क्वालिफाई मुमकिन था जी। ज़बरदस्ती। तो शाह हुसैन, आपने पहले भी ओलंपिक्स रियो 2016 में नुमाइंदगी की जो है वो पाकिस्तान की है, तो तब का एक्सपीरियंस कैसा रहा और अब का क्या प्लान है? जी जी बिल्कुल। लास्ट टाइम मेरा फर्स्ट ओलंपिक था, तो मैं भी नर्वस था। ट्रेनिंग तो ठीक से की थी, लेकिन जो वो प्रोफेशनल अंदाज होता है वो चीज़ नहीं थी। मैं भी तब स्टूडेंट, मेरे हाई यूनिवर्सिटी खत्म होते हुए ही मेरी लास्ट ओलंपिक थी। तो इस बार मैं लास्ट ओलंपिक से काफ़ी हद तक अपने आप को चेंज किया, अपनी मेंटल, सबसे ज़्यादा मेंटल ट्रेनिंग को की और फिजिकल ट्रेनिंग, और खाने पीने के बारे में ज़्यादा मैं फोकस नहीं देता था। लेकिन इस बार सब कुछ इस अपने प्रोफेशनल तरीके से, ठीक तरीके से इस बार रेडी किया है मैंने जी। ज़बरदस्त। इस दफ़ा प्रॉपर तरीके से आप तैयार हैं। तो 2021 ओलंपिक्स, जो कि पहले तो 2020 में होनी थी लेकिन कोरोना के वजह से नहीं हो सकी, अब आपका क्या प्लान्स हैं? कैसे आपने अपने आप को माइंड बनाया हुआ है? कौन से मुकाबले आप समझते हैं कि सख्त होंगे, जो हरीफ होते हैं, क्योंकि प्रॉपर गेम प्लान होता है? अब मैंने सोचा, बहुत टाइम लगा कि मैंने सोचा, लेकिन अभी सबसे पहले तो अपने जो दिमाग के अंदर सब कुछ इस पॉजिटिव सोचा। जो कोरोना है, ट्रेनिंग नहीं हो सकती या किधर ट्रैवल वीजा की वजह से नहीं हो सकती, ये सब कुछ भी अपने थोड़े से नेगेटिव नहीं सोच के सिर्फ पॉजिटिव ही थिंकिंग की है मैंने। और बाकी लाइक अभी फाइट के मेरे अपने स्टाइल को ठीक से अपने आप से सोच के कि मेरा किस तरह का स्टाइल है। तो अभी ओलंपिक तक एक माह रहा है, तो किस टाइप की ट्रेनिंग करनी चाहिए, किस टाइप की मेंटल ट्रेनिंग करनी चाहिए, सब कुछ स्केड्यूल अभी भर के मैंने अभी ओलंपिक तक रेडी किया हूँ। तो इंशाल्लाह अभी सिर्फ मेरी इमेज में ये है कि ओलंपिक तक अपना पीक होना चाहिए। ट्रू। अभी जिस्म थका हुआ है, ट्रेनिंग का परफॉर्मेंस गिर गई है, लेकिन फिर भी ओलंपिक तक किसी तरह पीक में आएगी, ये चीज सोच के मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ जी। ज़बरदस्त। तो आप ये बताइएगा शाह हुसैन, क्योंकि पाकिस्तान में आपने देखा है, विजिट भी बहुत दफ़ा किया पाकिस्तान में ट्रेनिंग, पाकिस्तान में वो सपोर्ट जो है यहाँ पर हमारे प्लेयर्स को उस तरह से नहीं मिलती है। आप जापान में हैं, वहीं पर ट्रेनिंग करते हैं, कितना डिफरेंस देखते हैं? कितना मजीद वक्त लगेगा पाकिस्तान भी इंटरनेशनल लेवल पे जाकर ट्रेनिंग करवा सके अपने प्लेयर्स को? ये कभी कभी मेरे अब्बू के साथ इस चीज के बारे में डिस्कस होती हैं, तो मैं बात करता हूँ। डिपेंड करते हैं किस स्पोर्ट्स में है। लाइक जूडो में तो अभी पार्टनर की जरूरत है, पाकिस्तान से ज्यादा जापान का पार्टनर ज्यादा अच्छे हैं, या लाइक बॉक्सिंग हो तो अच्छा ट्रेनर की जरूरत है। इसी तरह डिपेंड करता है कि अपने उस स्पोर्ट्स में। पर फिर भी अगर ठीक तरीके से जो टैलेंट है उन्हीं की बात सुने, उन्हीं की डिमांड क्या है, ये चीज अगर ठीक से सुनेंगे तो हो सकता है पाकिस्तान भी बिल्कुल टैलेंट ज़्यादा है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, बिल्कुल अच्छे परफॉर्मेंस कर सकते हैं मेरे ओपिनियन से। बिल्कुल। पाकिस्तान अगर मजीद काम करे, आपके वालिद साहब भी ओलंपियन रहे हैं साबिक, उन्होंने भी पाकिस्तान की बड़ी खिदमत की हैं, तो उनसे क्या सीखा आपने? क्योंकि वो भी ऑब्वियसली घर में आपके एक बेहतरीन ट्रेनर भी थे। नहीं, सच बात यह है कि अबू के साथ स्पोर्ट्स के बारे में बात बहुत कम होती है, क्योंकि अच्छा। उनको जूडो की रूल ज्यादा नहीं पता, मुझे बॉक्सिंग की रूल ज्यादा नहीं पता, लेकिन फिर भी एज लाइक सेम चीज लाइक वेट कंट्रोल जूडो में भी बॉक्सिंग में भी है, तो उसके बारे में कभी कभी डिस्कशन होती है, जिस तरह की बात होती है। लेकिन वो घर पे होता है ना, एक स्पोर्ट्स का लवर का माहौल होता है कि घर में स्पोर्ट्स जब आपके हों प्लेयर्स, तो फिर आपका एक ऐसा एनवायरनमेंट बनता है जिससे आप मजीद बेहतर काम कर सकते हैं। घर के अंदर अबू के साथ डिस्कस बारे में करते हैं। जी जी, किस चीज के बारे में करें? अबू के साथ जी, ये घर पे नहीं, अबू के साथ ऑफ कोर्स उन्होंने जो मेरा डिमांड है, जो मुझे चाहता हूँ, किधर मुझे फाइट के लिए जाना है या किधर ट्रेनिंग के लिए जाना है, उसमें कॉस्ट भी लगता है, वो चीज़ का अम्मी अबू ने सपोर्ट की है। लेकिन बाकी क्यों इस तरह तुमने हारे हो या किस तरह जीते हो, किस तरह की ट्रेनिंग करते हो,
ये चीजें मुझे ज्यादा प्रेशर भी नहीं डालते हैं। राइट। कभी शाह हुसैन, कभी नहीं। अब जो कि इंशाल्लाह आप ओलंपिक्स में जाने वाले हैं, प्लान है, प्रॉपर तैयारी भी है, आपको हम गुड लक भी कहते हैं कि आप बड़ा अच्छा परफॉर्म करें। आइंदा के बाद क्या क्या प्लान्स हैं, क्या टारगेट्स बनाए हैं आपने आइंदा मीन ओलंपिक के बाद ओलंपिक्स के बाद? जी, ओलंपिक्स के बारे में बात तो मैंने कुछ अभी तक ज्यादा नहीं सोचा है, सिर्फ अभी ओलंपिक पर फोकस की है। लेकिन अभी एक चीज है, तो लाइक मैं इतने साल से पाकिस्तान की तरफ से लड़ रहा हूँ, लेकिन मेरी बुरी आदत है और अच्छा करना चाहिए कि लाइक मैं मीडिया में ज्यादा नहीं आता। ठीक है। मीडिया की बात नहीं सुनता और जो मेरे फैंस हैं उन्हों के साथ बात नहीं करता, उनको कुछ मैसेज नहीं देता। तो ये चीज मेरी थोड़ी बुरी बात है। कोई भी लोग मुझे जब पाकिस्तान में ज्यादा नहीं जानते हैं। बिल्कुल, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जी शाह हुसैन, ये जी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप अगर पाकिस्तान के इतने इंटरनेशनल लेवल पे नुमाइंदगी कर रहे हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पाकिस्तानीज आपको देखना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं और आपसे सीखना चाहते हैं, तो आपको ज़रूर उनसे इंटरेक्ट भी करना चाहिए, मीडिया से भी बात करनी चाहिए, ताकि आपका मज़ीद यहाँ पे एक तो इंस्पिरेशन भी बने और लोग भी आपको फॉलो भी करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ ओलंपिक के बाद में पाकिस्तान की मीडिया में भी आऊँ, पाकिस्तान में आके कुछ देखूं, अपने फैन के साथ बात करूं, ये सब कुछ भी लाइक। ठीक है, तो प्लान है पाकिस्तान में आके कोई ट्रेनिंग स्कूल बनाने का या फिर यहाँ पर कोचिंग करने का किसी टाइम पे? नहीं अभी तक, क्योंकि मैं कोई प्लेयर होते हैं कि सिर्फ प्लेयर के लिए अच्छे होते हैं, कोई प्लेयर ऐसे होते हैं कि प्लेयर में अच्छे नहीं लेकिन कोच के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है। मैं मेरे ख्याल से इतना अच्छा कोच नहीं बन पाऊंगा क्योंकि मेरा अबू खासे अच्छे कोच हैं, लेकिन मैं एज अ कोच मेरे ख्याल से अच्छा नहीं। लेकिन आपको देखकर जो है बहुत से लोग सीखेंगे, तो आई होप कि आप पाकिस्तानी इसको मजीद इंस्पायर भी करें और जैसे आप कर रहे हैं। शुक्रिया शाह हुसैन, और हमारे 24 की टीम की तरफ से आपको गुड लक, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान का मजीद नाम रोशन करेंगे और आप मेडल जीत कर आएंगे पाकिस्तान के लिए। अभी एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करेंगे एक ऐसे क्राइसिस की कि जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा सरफेस हो चुका है और बहुत इश्यूज़ हैं जो कि हमने देखे हैं। ओवरऑल एनर्जी क्राइसिस आया, जिसमें आप पर देख रहे हैं कि चाहे वो बिजली हो, गैस हो, उसकी फराहमी जो है वो उसमें तातुल का शिकार हुई, उसकी वजह से इंडस्ट्री भी अफेक्ट हुई। लेकिन ये क्लेम किया जा रहा था कि इंडस्ट्री को चंद दिन के लिए बंद किया जाएगा, घरेलू सार्फिन उससे मुतासिर नहीं होंगे, लेकिन अब घरेलू सार्फिन भी तवील लोड शेडिंग से मुतासिर हो रहे हैं। 10-10, 12-12 घंटे की मुख्तलिफ शहरों से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लोड शेडिंग हो रही है। लोग बहुत परेशान हैं और ये बुलबुला उठे हैं कि फिर ये 10 साल पहले वाली सिचुएशन क्यों आखिर आ गई है। शहरियों का क्या कहना क्या है, पहले वो आपको दिखाते हैं। ज़्यादा लोड शेडिंग होती है, बिजली आती नहीं है, 10 मिनट देते हैं बिजली और 3-3 घंटे बिजली आती नहीं। गर्मी में बच्चों का बुरा हाल हो गया। हमारे इलाके में जो 2-2 घंटे की हो रही है, तो जब वो लोड शेडिंग होती है नहर में जाकर डुबी लगा के आ जाते हैं। मेरा नाम इरफान है और मैं ये मुंशी हॉस्पिटल के पास रहता हूँ और तकरीबन 2-2 घंटे 24 घंटे में से यानी कि समझ लो 12 घंटे लाइट आ रही है और 12 घंटे जा रही है। मैं दरबार की साइड पे रहता हूँ, 5-5 घंटे लाइट जाती है, रात को 1 बजे जाती है और सुबह जाके कहीं 10 बजे 11 बजे। इतना परेशान किया हुआ लोड शेडिंग ने, आपको क्या बताऊँ। लोड शेडिंग इतनी है, जब घर से निकले तब लोड शेडिंग, जब सोने लगो तब लोड शेडिंग। ये नई तब्दीली है, ये तब्दीली से अब हाथ जोड़ते हैं इमरान खान को, खुदा के लिए कोई लोड शेडिंग के बेहतर कर दे कि चले महंगाई तो हम बर्दाश्त कर ही रहे हैं, अब बच्चों के साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करें, किधर लेके जाएं। जब से गर्मी शुरू हुई है बिजली नहीं आ रही, बिजली आती है 1 घंटे के लिए आती है और तकरीबन 5 घंटे नहीं होती बिजली। अभी लोड शेडिंग शुरू हो गई, 1 घंटा भी जाती है, 2 घंटे भी कभी चली है। 4-4 5-5 घंटे बंद होंगी, सानू बत्ती दो कि ऐसी करना, लोगों के बच्चे मरन डे ने, बत्ती आंदी कोई नहीं। कैसी हुकूमत है जी बत्ती भी नहीं देंदी, 6-6 घंटे लोड शेडिंग, सुबह 2 घंटे, दोपहर में 2 घंटे, शाम के 2 घंटे। बाहर रही है गर्मी बहुत ज़्यादा, हुकूमत को चाहिए ये तो कंट्रोल करना। भाई जी बेहालो हाल आ, घर जाने दफ्तर होंगे बत्ती बंद आ, घर जी तो बत्ती बंद आ, ठीक है। बाहर रही है, बाहर गर्मी बहुत आ, ठीक है। हुकूमत वादे करती, वादे पूरे नहीं करती, हुकूमत पता नहीं कर के रही है ना। हम जो है बाहर बैठ सकते हैं, बाहर गर्मी ज़्यादा है, अंदर जाते हैं अंदर लाइट बंद हो जाती है। हाँ जी, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, इससे लोगों के कारोबार भी मुतासर हो रहे हैं, लोगों का आराम भी मुतासर हो रहा है। लोग आराम से सो नहीं सकते, एक दफ़ा सोते हैं तो दोबारा लाइट चली जाती है, फिर बेचारे उठ के बैठ जाते हैं। इस वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं। इतना प्रेशर है, लाइनें पुरानी हैं, ट्रांसफार्मर पुराने हैं, वो हीट इतने होते हैं, स्टक हो जाते हैं। इसको भी अपडेट करना चाहिए, इनको चाहिए कि सिस्टम लगाएं। बिल इतने लोगों से ले रहे हैं, उसमें सर्विस चार्जिंग सारी लगती है,
तो एटलीस्ट इसके ऊपर इनको तवज्जो देनी चाहिए। लोड शेडिंग तो मतलब ये शुरू से ही पाकिस्तान का ये मसला बना हुआ है, इससे तो हमें न कभी नहीं सुना कि भाई लोड शेडिंग से हमें छुटकारा मिलेगा। ये बस दावे होते रहते हैं, लेकिन कभी हमने जो है ना इसके बारे में कोई वो नहीं देखा। लोड शेडिंग हो तो रही है लेकिन कंपैरेटिवली काफ़ी बेहतर है। अब जैसे हमारी रिहाइश है सदर वाली साइड पे है रावलपिंडी में, लेकिन हमारी लोड शेडिंग अब थोड़ा अर्सा ही हुआ स्टार्ट हुई है, लेकिन कंपैरेटिवली पिछले मतलब अदवार से काफ़ी बेहतर है। और इंशाल्लाह होपफुली उम्मीद है कि जिस तरह गवर्नमेंट लगी हुई है लोड शेडिंग को रिकवर करने के चक्कर में या जो नए यूनिट्स वगैरह लगा रहे हैं, तो होपफुली इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जो है ना रिज़ल्ट निकल आएगा इंशाल्लाह। सर वो बेशतर जो है अचानक लोड शेडिंग हो जाती है, कोई शेड्यूल नहीं होता, जिसकी वजह से गर्मी और हबस से जो है वो अहले खाना और अहले इलाका जो है वो बहुत परेशान होते हैं। बाज़ औक़ात इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग होती है कि पानी तक के लिए हम जो है परेशान होते हैं कि पानी नहीं होता, मोटर चलेगी तो पानी आएगा। हमारे इलाके में जो लोड शेडिंग का शेड्यूल है वो तो मेरे ख्याल शायद किसी शहर में ना हो। मुल्तान में जो लोड शेडिंग हो रही है उस इलाके में तो सुबह 6 बजे लाइट जाती है और 1 बजे आती है। अच्छा, 1 बजे आने के बाद भी फिर भी कोई शेड्यूल नहीं है, किसी टाइम भी ब्रेक हो जाती है। 2-2 घंटे बाद लाइट नहीं आती है। लोड शेडिंग कितनी तबाही कर रही है कि अपना हम कहने के बिल डबल के डबल भर रहे हैं, जो डबल कोई बात नहीं, चलो गर्मी है बच्चों के साथ है, बिल यानी कि बहुत दबा के आ रहे हैं। लोड शेडिंग 1 घंटे के बजाय 2-2 घंटे बाद 3-3 घंटे बाद लाइट आती है जी। एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, तो मेहरबानी करें पहले तो बिजली ना ही जाए तो अच्छा है, और अगर बिजली लेना गवर्नमेंट की तरफ से ज़रूरी है तो फिर कम अज़ कम उसमें जो माजी में बिल के ऊपर एक शेड्यूल आता था कि बिजली इतने बजे जाएगी और इतने बजे आ जाएगी, तो वो या तो उसका कोई तो देखा नाज़रीन आपने किस कदर शहरी परेशान हैं और ये कह रहे हैं कि क्यों ऐसा हुआ। आखिर ये कहा जा रहा है, क्लेम किया जा रहा है कि इंस्टॉल कैपेसिटी हमारे पास है, ये सिर्फ वक्ती है, लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों? 8 से 10 घंटे और फिर 5 से 6 हज़ार मेगावाट की कमी, ये क्यों हुई है? शहरी ये सवाल पूछ रहे हैं। सिर्फ एक शहर का मसला नहीं है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से हमने बात की जब वहाँ पर घरेलू सार्फिन से, तो उन्होंने ये बताया जो कि आपने देखा भी है। सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट 24 न्यूज़ शाहिद सिपरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे क्योंकि वो गहरी नज़र रखते हैं इस तमाम मामले पर। शाहिद सिपरा साहब, सुना आपने, देखा आपने किस कदर शहरी परेशान है, आखिर ये बेसिक वजह क्या हुई है? फिर से 10 साल पुरानी रात ट्विटर पे भी मैं देख रहा था, लोग कह रहे हैं कि 10 साल पहले वाला पाकिस्तान बन गया है, क्या हुआ आखिर? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल वो ठीक कह रहे थे कि चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नारा भी तो नया पाकिस्तान था ना, तो फिर इस तरह के कुछ हालात होंगे तो नया पाकिस्तान बनेगा। देखें, बात यह है कि लास्ट टाइम आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था जब ये बहरान 28 या 29 तारीख को आएगा, तो 4 दिन पहले इस पर गुफ्तगू हुई। अगर हम लोगों को पता चल जाता है 5-6 दिन या 1 हफ्ता पहले कि बहरान आएगा और उसकी वजह से सार्फिन सफ़र करेंगे, तो आया कि जो विफाक में बैठे आपके नुमाइंदे हैं, जो हुकूमत, उनको नहीं पता, उनको पता होता है। बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ पे आई है कि आपकी नाकिस पॉलिसी, आपकी नाकिस हिकमत अमली है। एक LNG के टर्मिनल ने अगर मेंटेनेंस पे जाना है तो आप उसको पीक सीजन में भिजवा रहे हैं, ठीक है, पीक सीजन में आप उसको भेज दिया, LNG आपके पास रही नहीं, और LNG पे अच्छा दूसरी तरफ आपने क्या कहा कि आप इंडस्ट्री को बंद कर रहे हैं, CNG को बंद कर रहे हैं, सीमेंट को गैस बंद कर रहे हैं ताकि पावर हाउसेस चलते रहें। ठीक है, मान लिया, अच्छी बात है, मौसम गर्मा चल रहा है, गैस से गुजारा हो जाएगा, बिजली के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। उसके बावजूद आप कल और आज की सूरत हाल देखें कि मैं इसको अब फोर्स लोड शेडिंग नहीं कहूंगा, मैं इसको अब बदतरीन लोड शेडिंग कहूंगा कि ना रात में लोग सो पा रहे हैं, ना दिन में लोगों को सुकून है, ना कारोबार चल रहे हैं। मुझे ये बताएं कि फिर आपने वो क्या पॉलिसी बनाई कि 3 सेक्टर्स को गैस बंद करने के बावजूद भी अगर आप बिजली पूरी नहीं कर पा रहे, और लाहौर को भी 1000 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है, और रात में आपने ग्रिड स्टेशंस को बराह रास्त बंद किया है। मैं कहता हूं शहर में, और लाहौर जैसे शहर में आपने इस्लामाबाद दिखाया, मुख्तलिफ शहर दिखाए, बड़े शहर, तो रूरल एरिया जो हमारे हैं वहां क्या हालात है? तो वहां तो आती नहीं होगी बिजली। शायद सिपरा साहब, आप जिस बता रहे हैं कि ये हमें नजर आ रहा था 4 से 5 दिन पहले, जुम्मे को हमने प्रोग्राम किया है इसके ऊपर लास्ट वीक में। अब ये जो सूरत हाल है इस वक्त, इंस्टॉल्ड 37,000 प्लस मेगावाट है, डिमांड 25,000 है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन 22,000 मेगावाट है। लोगों को ये बातें समझ नहीं आती। लोग कहते हैं जी अगर इंस्टॉल ज़्यादा है तो फिर हमें मिल क्यों नहीं रही है, डिमांड अगर कम है तो फिर भी क्यों नहीं मिल रही है? ये क्या मैकेनिज्म है? क्या बाकी सिर्फ मेंटेनेंस की वजह से ये सारा टर्मोइल आया? देखिए, हमारे पास 24,000 मेगावाट जनरेशन की कैपेसिटी है, उसमें आप IPPs को मिलाएं,
और उन तमाम पावर हाउसेस को मिलाएं जिस पर मौजूदा गवर्नमेंट क्रिटिसाइज करती रही है, जिसको वो तनकीद का निशाना बनाती रही है। ठीक है, हमारे पास सिस्टम जो है ट्रांसमिशन सिस्टम 24,000 मेगावाट अगर हम जनरेशन बनाएं तो वो उसको अफोर्ड करता है, कहीं ना कहीं जाकर वो अफोर्ड करता है। ठीक है, इस वक्त क्या है कि हमारे पास तो बिजली है ही नहीं। तरबेला डैम जो है वो आधा 70% जो है वो बंद पड़ा है, उस पावर हाउसेस उसमें पानी नहीं है, वहां से बिजली नहीं बन रही। एलएनजी के पावर हाउसेस पूरे उस कैपेसिटी पे नहीं चल रहे। तो ये सारी चीजें जब मिली तो हमें शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ा और 4 से 5,000 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। और उस शॉर्टफॉल की वजह से देखें, अच्छा दूसरा फिर क्या हो रहा है कि बाज़ जगहों पे जब पीक टाइम आता है, मतलब 3, 4, 5 बजे का जो टाइम है या फिर 8, 9, 10 बजे रात का जो टाइम है, इसमें हमारे लोग जो हैं चूंकि गर्मी इस कदर है कि बिजली की तलब बढ़ जाती है। जब सब लोग अपनी जो चीज़ें हैं जिसमें एसी बिल खसूस है वो चलाएंगे तो हमारा सिस्टम बैठना शुरू हो जाता है। अच्छा, फिर आपने उसको नाम दे दिया कि लोड मैनेजमेंट हम कर रहे हैं। भाई, हम लोग बिल देने वाले लोग जो हैं उनको लोड मैनेजमेंट या फोर्स लोड शेडिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको तो बिजली चाहिए। आप अगर बिजली नहीं देंगे, ग्रिड स्टेशन को बराह रास्त बंद करेंगे तो बेसिकली ये जो मामला चल रहा है ना, ये आजकल जो चल रहा है, इसमें आपके पास जनरेशन नहीं है, इसमें ट्रांसमिशन सिस्टम का कोई ताल्लुक नहीं है, इस टाइम जनरेट ही नहीं हो रही है तो फिर आप ट्रांसमिट कैसे करेंगे? ठीक हो गया। लेकिन एक और सवाल है यहाँ पर कि बहुत से इलाकों में ऐसे आया कि 4 घंटे की लोड शेडिंग है, कहीं पर 12 घंटे की लोड शेडिंग है। डिफरेंट शहरों से डिफरेंट खबरें आ रही हैं। ये किस तरह से डिवीजन हो रही है? बल्कि लाहौर शहर में भी कहीं पर 2 घंटे, कहीं पर 12 घंटे, ये क्या वजह है? देखें, मैं एक लफ्ज बोला है लोड मैनेजमेंट। विफाक और पावर डिवीजन जो है बड़े आसानी से कह रही देती है कि हम लोड मैनेजमेंट कर रहे हैं। बेसिकली जब आपकी एक फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज पे आपने अपने सिस्टम को चलाना है, 49.9 पे भी चलेगा, 49.8 पर भी चलेगा, लेकिन 49.7 से जब फ्रीक्वेंसी उस सिस्टम की डाउन होगी तो आपके ब्रेक डाउन होने का खदशा होता है, जिस तरह मुल्क भर में माजी में ब्रेक डाउन हुए भी हैं। तो उसको लोड मैनेजमेंट का नाम दिया जाता है कि जब आपके पास जनरेशन और ट्रांसमिशन जो आपकी तलब है उसमें जब तलब और रसद में फर्क होता है, आपके पास बिजली बंद कम रही है लेकिन इस्तेमाल ज्यादा हो रही है तो सिस्टम कोलैप्स करने का खतरा होता है। वो फ्रीक्वेंसी डाउन होती है जो हो रहा है, जब वो फ्रीक्वेंसी डाउन होने लगती है तो ये लोग बराह रास्त ग्रिड स्टेशन को खींचते हैं, 11 kV फीडर्स को खींचते हैं ताकि मेजर जो ब्रेकडाउन है उससे बचा जाए, लेकिन फोर्स्ड लोड शेडिंग उससे की जाए। तो ये हो रहा है कि किसी शहर में ज्यादा हो रही है, कहीं पर कम हो रही है, लेकिन जिस डिस्ट्रीब्यूशन के कंपनी का सिस्टम नहीं चलता या वो अगर लोड शेडिंग ना भी करना चाहे तो आपका नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर NTDC के थ्रू बराह रास्त आपके ग्रिड स्टेशन बंद कर देता है। तो ये हो रहा है, इसलिए कहीं 4 घंटे हैं, कहीं 10 घंटे, कहीं 8 घंटे। लाहौर शहर भी अब 8 से 10 घंटे का दुरानिया चला गया। ये जो रात गुजरी है, मैं कहता हूं कि मुझे तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये 2010, 11, 12 में हम लोग रिपोर्टिंग करते थे हर घंटे बाद, तो आज वही हालात हुए हैं लाहौर शहर में भी हैं, बाकी इलाकों में भी। सिबरा साहब, आपने जिक्र किया है कि हमारे पास हाइडल कैपेसिटी जो 33% के अराउंड है, वहां पर भी ऑब्वियसली इस वक्त पानी नहीं है डैम्स में, तो वहां से भी जनरेशन नहीं हो रही है। दूसरा हमारा है फ्यूल के ऊपर जो कि थर्मल जिसे कहते हैं, जिसमें गैस भी है, ऑयल भी है। अब वहां पर एक इशू था जिसमें ऑयल फील्ड, आपने भी बताया, गैस फील्ड जो है वो मरम्मत हो रही है। क्या ये मरम्मत होने के बाद 5 तारीख का बताया जाए डेडलाइन, ये ठीक हो जाएगा सब? देखिए मेरी बात सुने, इस वक्त आपने गैस फील्ड को आप निकाल दें, गैस फील्ड को आप छोड़ दें, आपने तो इंडस्ट्री बंद करके सारी जो LNG आपके पास है, आपने तो वो पावर हाउसेस को मुंतकिल की हुई है। आपने अपने पावर हाउसेस तो बंद ही नहीं किए। इसका क्या मतलब है कि आप फर्नेस और LNG की बुनियाद पर या दीगर जो आपके जितने आपके पास वसाइल है उस पर आप पूरी कैपेसिटी के साथ जनरेशन कर ही नहीं रहे। एक होना कि LNG बंद हुई तो आपका कोई पावर हाउस बंद हो गया, वो तो बंद ही नहीं हुआ। आपने तो सीमेंट को बंद किया है, उसको CNG को बंद किया, इंडस्ट्री आपने इंडस्ट्री जो जनरल इंडस्ट्री है, जो नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, आपने उसको बंद किया हुआ है। एक्सपोर्ट की भी सिंध में तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी वो हाँ, उनका वो 250 मिलियन का अपना है, उनका जो अपना मामला है उसकी वजह से सुई सदर ने बंद किया हुआ है। मेरे कहने का मकसद ये है कि आपने इस इंडस्ट्री को बंद करके पावर हाउसेस को LNG दे रखी है, उसके बावजूद अगर जनरेशन आपके पास नहीं हो रही, उसके बावजूद अगर आपका सिस्टम नहीं चल रहा, इसका क्या मतलब है कि आप IPPs के जरिए जो महंगे दामों आप बिजली बनवाते हैं, आप कम बनवा रहे हैं। ठीक है, आप कहने को तो कह दें कि हमने फर्नेस ऑयल के NOC भी दे दिए हैं, हमने इजाजत भी दे दी है कि वो फर्नेस ऑयल लें और उसके बाद चलाएं, लेकिन नहीं बन रही वो बिजली उस तरह। तो ये हालात आपके सामने, मैंने शुरू में ही कहा था कि ये बेसिकली विफाकी हुकूमत जो है उसकी नहली है कि हर चीज चलने के बावजूद आप सारा मलबा जो है तरबेला पावर हाउस पे क्यों डालते हैं? ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, आप 3-4 हजार मेगावाट जो है आप पावर हाउस तरबेला पे डाल के अपनी जान छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वजह से क्राइसिस आया। नहीं, आपकी अपनी नहलियों की वजह से आया, आपकी अपनी गफलत है। आपकी प्रायोरिटी होती
कि माह जून जुलाई अगस्त में पीक सीजन होता है, ये मानसून का सीजन है। अभी वो वाली जो बिजली की तलब है वो आई नहीं है। देखें मानसून का जब सीजन आएगा तो बिजली की तलब में मजीद इजाफा होगा, तो ये सिस्टम नहीं चलेगा। लेस्को, मैं लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की बात कर रहा हूँ, कल 5200 मेगावाट पे गई है। मैंने पहली दफा सुना है कि लेस्को जो है इतने सालों में 5200 मेगावाट पे गई है, तो उसको मिल के आ रही थी कभी 3800, कभी 3900, कभी 4000। एलपीजी को इंपोर्ट करने के लिए ये भी कुछ कह रहे हैं कि एलपीजी इंपोर्ट की जाए, फर्नेस ऑयल इंपोर्ट किया जाए, ये क्या हंगामी बुनियाद पर हो सकता है? इस सारा मामले को देखने के लिए नहीं, हंगामी बुनियादों पर नहीं हो सकता। डॉक्यूमेंटेशन है, आपने उसको इंपोर्ट करना है। यहाँ पे इशू है कि आपके पास LNG आ तो गई होगी, लेकिन आपके पास टर्मिनल नहीं है कि जिसने लिक्विड फॉर्म को गैस फॉर्म में चेंज करना है, जिसने रीगैसिफिकेशन करनी है, तो वो आपका टर्मिनल निकल गया। अच्छा, उस पर भी निकल जाए और ठीक है, वो शुरू में आया कि उसकी वजह से हमारे पास बहरान आ गया और आएगा और आ भी गया, ट्रिकल डाउन इफेक्ट आ गया, सब लेकिन बंद हो गया। आपके जो बिजली बनाने वाले कारखाने हैं वो तो उसी तरह चल रहे हैं, वो भी नहीं काम उनको तो उसी तरह गैस मिल रही है ना, तो फिर फेलियर कहाँ पे है? बेसिकली ढूंढने की ये जरूरत है कि ये शॉर्टफॉल कहां पे है। प्लांट्स को गैस दे रहे हैं तो फिर आपकी क्यों नहीं कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है, क्यों नहीं आप काम कर पा रहे हैं? तो इसका क्या जवाब दे रही गवर्नमेंट, क्या कह रही है? देखिए मेरी बात सुने, तरबेला पे डाल रहे हैं, तरबेला हाँ, जब भी बात होती है तरबेला पावर हाउस, हमें रोज स्टिकर भिजवाए जाते हैं कि तरबेला पावर हाउस जो है उसके 13 यूनिट्स बंद पड़े हैं, वो 70% बंद पड़ा। भाई उसने तो आपको देनी जो वो कैसे चलेगा? वो कैसे चलेगा? वो तो अल्लाह ताला की तरफ से ही चलेगा ना। ग्लेशियर पिघलेंगे, लेंगे, पानी आएगा, वो तो एक कुदरत का निजाम है, उस पर तो हमारा और हुकूमत जिस तरह की आगे बातें हैं कि कुदरत पे हम लोग रिलाई भी करना शुरू कर देते हैं जब इस तरह का क्राइसिस आता है, तो अब शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों क्राइसिस को मैनेज करने के लिए क्या प्लान है गवर्नमेंट? एक ही मामला है, मैं आपको बताऊं। IPPs जिनको आप कहते थे हम कमीशन बना रहे हैं, जिन पर आप कहते थे अरबों रुपए हड़प कर गए, जिन पर आप कहते थे कि माजी की हुकूमत ने कमीशनें खाई, आज आप IPPs को फर्नेस ऑयल पूरा दें और उनको कहें, जिस तरह पहले भी 70% जनरेशन वही करते हैं, उनको पूरी कैपेसिटी पे चला दें, तो आपका शॉर्टफॉल जो है वो आप निकल जाएंगे। मुझे बताएं कि तरबेला का हो जाएगी ना फिर दोबारा से महंगी। भाईजान पहले कौन सी सस्ती है? पहले भी डबल तो होगी। कौन सी सस्ती है? आप 31 रुपए 70 पैसे फी यूनिट डोमेस्टिक को आप चार्ज कर रहे हैं, कौन सी सस्ती है? मुझे ये बताएं, मेरा इससे कंसर्न नहीं है। होगी फिर। और बट साहब मेरी बात सुने, आपको 40 रुपए यूनिट भी मिले लेकिन आपको बिजली मिले, आप बिल अदा करेंगे। ट्रू, ऐसी है। इस मौसम में आपको बिजली नहीं मिलेगी, आपको बिलों पे आप नहीं जाएंगे, इस मौसम में आप बिजली पे जाएंगे कि मैं अगर लोड शेडिंग की वजह से आपके बच्चे नहीं सो रहे, आपके बुजुर्ग जो हैं आप खुद उससे इफेक्ट हो रहे हैं, तो आपको इसका मामला होगा, आपको बिल का मामला नहीं होगा। आप हमें बिजली दे, लोग बिल देते हैं। पंजाब का तो कल्चर है बिल देना, बाकी सूबों की मैं नहीं बात करता, पंजाब का कल्चर है, पंजाब के लोग देते हैं बिल, लेकिन उसके बावजूद आपके साथ क्या हो रहा है आपके सामने है। मुझे बताएं कि के इलेक्ट्रिक को इन्होंने कहा कि 650 मेगावाट जो हम देते हैं हम नहीं देंगे, आज आप दे रहे हैं, कल की स्टेटमेंट है। बिल्कुल वो तो पूरी 650 मेगावाट साहब आपने कहा कि अभी फौरी हल तो यही है कि आप IPPs को प्रोवाइड करें फ्यूल ताकि वो बिजली बना दें, लेकिन लॉन्ग टर्म हल क्या होगा? आपको क्या लगता है कि बाकी जो डैम्स बन रहे हैं उस पर को हम रिलाई करें कि जब डैम्स बन जाएंगे तो ये मामला थोड़ा मुस्तकिल बुनियाद पर हल हो जाएगा? देखो ये तो आइंदा 2 दहाइयों में हो सकता है। आप मतलब आज 2021 है, 2040 तक जाके आप कर सकते हैं कि आप डैम्स बनाएं। हाँ, अगर डैम्स बनते हैं, आप पन बिजली पर मुंतकिल होते हैं, तो ये जो आज आप बात कर रहे हैं कि 30 या 31 या 32 रुपए यूनिट की बात, हम लोग ही बैठ के बात करेंगे अगर जिंदगी रही कि 4 रुपए यूनिट जो है वो 5 रुपए यूनिट के हिसाब से हमें बिजली मिल रही है। लेकिन ये डैम्स बनाना, इनको करना, नीलम जेलम आपके सामने है कि कब तक आपने अपने बिलों में उसके पैसे दिए हैं? कितने साल देते हैं? हाँ, ये दिसंबर में खत्म हुआ है, काफी सालों से दे रहा हूं। वो भी नेपरा ने नोटिस लिया है, वो भी नेपरा ने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से कहा भाई डैम वो तो बन गया, प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया, उससे जनरेशन शुरू हो गई, उसके बावजूद आप कंज्यूमर से पैसे ले रहे हैं। तो 2.5 अरब के करीब जो है वो लोगों को वापस देने का कहा उन्होंने, पता नहीं दिया या नहीं दिया, ये तो बात की बात है, लेकिन अनाउंसमेंट वापस कभी कुछ आता नहीं है। लेकिन एक चीज है जो कि सामने आ चुकी है कि जब तक ये मामला हल नहीं कर रहे लोग परेशान रहेंगे और ये मामला हल होते हुए आइंदा चंद दिन लग सकते हैं। बिजली की लोड शेडिंग आपको फेस करनी पड़ेगी। शायद सिपरा क्लियरली बता दिया कि अभी मिसमैनेजमेंट इतनी हद तक पहुंच चुकी है कि पावर प्लांट्स चल रहे हैं लेकिन कैपेसिटी नहीं है। गवर्नमेंट एक दूसरे पर डालती है या फिर पुरानी गवर्नमेंट पर डाल देती है, कोई हल नहीं है इस वक्त फौरी तौर पर, सिवाय इसके कि आप फौरी तौर पर थर्मल पर चले जाएँ और मजीद कैपेसिटी बिल्डिंग करें। हम उम्मीद करते हैं कि इस पर काम होगा, लॉन्ग टर्म भी इस पर काम किया जाए और हाइडल पर हम शिफ्ट हों ताकि लॉन्ग टर्म क्राइसिस का हल निकल सके।
बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा साहब, आपने वक्त दिया और बड़े कैटेगोरिकली आपने डिटेल में बताया कि इस वक्त इशू है क्या। आगे बढ़ते हैं जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, क्योंकि बिजली की बात करें तो बिजली से बनने वाली गाड़ियाँ भी बड़ी इंट्रोड्यूस हो गई हैं दुनिया में। जर्मन कंपनी ने इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी जो है उसकी पहली टेस्ट उड़ान कर ली है और आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पर। जर्मन कंपनी के तर्जुमान के मुताबिक इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी 30 मीटर की बुलंदी पर 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ने की सलाहियत रखती है। सिप्रा साहब हमारे साथ हैं, तो इसी खबर पर हम थोड़ा सा कमेंट उनसे ले लेंगे इससे पहले कि आप यहाँ से, हम भी मतलब ब्रेक पे जाना है। लेकिन ये तो देखें दुनिया की तरह चली गई है, फ्लाइंग टैक्सी बन रही है, इलेक्ट्रिक टैक्सियाँ बन रही हैं, काम हो रहे हैं, और हम किस पर अभी तक गुफ्तगू कर। हमारा रोना यही है कि हमारे घर में बच्चे रो रहे हैं, बिजली नहीं आ रही। बेसिकली पता क्या होता है, आप अपने आप को हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बैरून ममालिक से उसका कंपैरिजन तो करते हैं, लेकिन अमली तौर पर उसका कुछ मुजाहिरा करें तो उनको एक्चुअल पता चलेगा कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। ये वो कौमें हैं जो किसी की तलाश में रहती हैं, कुछ ना कुछ करने की तलाश में होती हैं, लेकिन हम लोग जो हैं कभी महंगाई का रोना है, कभी हमारे पास कुछ और प्रॉब्लम है, तो हमें रोजी रोटी से हम निकलेंगे तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स या इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं, अदरवाइज इसका कोई हल नहीं है। बहुत अच्छी बात है इस तरह की चीज़ें, टेक्नोलॉजी देखें, आप कहते हैं कि IT को फ़रोग मिलना है, IT को हम आगे लेकर चले जाएंगे, लेकिन आपके हालात आपके सामने हैं कि आज भी हम 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग का सामना, तो फिर आप गाड़ियों को तो फिर भूल जाए ना, मतलब ये वो क्या कहते हैं, अभी ये ख्वाब वो है जो कि ताबीर अभी इसकी नजर नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा, आप हमारे साथ मौजूद थे। और एक और, चूंकि हम बात कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की, जर्मनी में तो टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, लेकिन पाकिस्तान में कुछ काम हुआ है जी हेल्थ सेक्टर में, जिसकी बात भी करनी चाहिए, तारीफ भी करनी चाहिए, यहाँ पर तारीफ ड्यू है। पाकिस्तान में मकामी सतह पर एक और वेंटिलेटर तैयार कर लिया गया। गुज़श्ता चंद दिनों में भी आपने देखा था और हमने आपसे ये खबर शेयर भी की थी कि वेंटिलेटर ड्रैफ्ट ने मंजूर कर लिया है, वो पाकिस्तान में जो पेशेंट्स होंगे उनको मिलेगा। अब एक और वेंटिलेटर कंपनी है उसको भी रजिस्टर कर लिया गया। पाकिस्तान में मकामी सतह पर ये जो है इसकी कामयाबी से इसको तैयारी कर ली गई है। मकामी तौर पर तैयार करदा वेंटिलेटर का नाम पाक वेंट 1 का नाम दिया गया है और ये भी कहा जा रहा है कि वेंटिलेटर नेशनल इंजीनियरिंग साइंटिफिक कमीशन पाकिस्तान ने तैयार किया है और ड्रैफ्ट ने पाकिस्तान में तैयार शुदा दूसरे वेंटिलेटर की बाकायदा तौर पर मंजूरी देती है। तो ये अच्छी जी खबर थी जो कि हमने आपके साथ शेयर की। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। नाज़रीन, क्रिकेट के शायकीन के लिए एक अच्छी खबर, अनाउंसमेंट हो चुकी है जी। T20 वर्ल्ड कप की फातिहा टीम 14 नवंबर को जो है ट्रॉफी उठाएगी, यानी कि फाइनल होगा 14 नवंबर को और 16 टीमों में जो है मुकाबले होंगे बड़े ज़बरदस्त। तो 5 साल बाद T20 का वर्ल्ड कप हो रहा है। 2016 में आखिरी दफ़ा वेस्ट इंडीज़ ने मैच जीता था और T20 की फातिहा करार पाई थी। उसके बाद 2018 में T20 वर्ल्ड कप नहीं हुआ था क्योंकि 2017 में ICC वर्ल्ड जो है चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, इस वजह से इसको डिले कर दिया गया। 2020 में कोरोना के वायरस की वजह से ये वर्ल्ड कप नहीं हो सका ऑस्ट्रेलिया में। इस साल अब डिसाइड हुआ जो कि भारत में होना था, लेकिन भारत में कोरोना की सूरत को देखते हुए अब UAE और ओमान में इसको रखा गया है। तो ये अच्छी जी डेवलपमेंट है क्रिकेट के शायकीन के लिए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मेगा इवेंट के नए वेन्यूज़ का ऐलान अब बाकायदा तौर पर कर दिया। इंतजार अब खत्म हो चुका है। ओमान भी UAE के साथ मेज़बानी में शामिल होगा। टूर्नामेंट जो है वो 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक अबू धाबी, दुबई, शारजा और मस्कत में भी खेला जाएगा। ये 2016 के बाद ऑब्वियसली पहला T20 वर्ल्ड कप है और इससे पहले जैसे कि आपको मैंने बताया कि वेस्ट इंडीज़ ने इंग्लैंड को हराया था और अब इस बार मेगा इवेंट की मेज़बानी भारत को चूँकि करनी थी, कोरोना वायरस की वजह से ऐसा नहीं हो सका और अब जो है ये UAE मुंतकिल कर दिया गया। अनाउंसमेंट की डिले थी लेकिन अब अनाउंसमेंट हो चुकी है। ICC पहले ही UAE को मुतबादिल वेन्यू करार देते हुए तैयार रहने का कह चुकी थी कि तैयारी आप अपनी रखें और जैसे ही डिसीजन होगा तो फिर अनाउंस भी कर दिया जाएगा। पहला राउंड टूर्नामेंट का 8 टीमों के दरमियान 2 ग्रुप्स में तकसीम होंगे और इसके साथ साथ मजमूई तौर पर 12 मैचेस होंगे जिन्हें UAE और ओमान में बांटा गया है। मुकर्ररा तारीख तक रैंकिंग में टॉप 8 में जगह ना बनाने वाली बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमों के साथ आयरलैंड, नीदरलैंड्स, स्कॉटलैंड, नामीबिया, ओमान और एक टीम और शामिल है। फिर जो टॉप टीमों पर सुपर 12 मुकाबले हैं वहाँ पर 8 साइड्स को ज्वाइन करेंगी और इस ग्रुप के तमाम 30 मैचेस UAE में खेले जाएंगे और फिर सुपर 12 मरहला जो है वो 14 अक्टूबर से शुरू होकर आखिर तक पहुँचेगा। टीमों को 6-6 के 2 ग्रुप्स में तकसीम किया जाएगा और फिर फाइनल होगा किसका। तो फिर ये जो है वो डेवलपमेंट ऐसी है जिसका सभी इंतज़ार भी कर रहे थे और अब हम एज ए पाकिस्तानी भी UAE में तमाम मैचेस को देखेंगे और बहुत एंजॉय भी करेंगे। T20 वर्ल्ड कप की तैयारी भी पाकिस्तान को भरपूर करनी होगी। आगे बढ़ते हैं और एक और इंटरेस्टिंग खबर आपके साथ शेयर करते हैं। वो ये है जी कि गुब्बारानुमा कैप्सूल में खला की सैर अब की जा सकेगी। टिकट सिर्फ 2 करोड़ रुपये। ये सिर्फ इसलिए कहा गया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रकम है। निजी कंपनियों की जानिब से खला तक या उसके किनारे तक जाने की दौड़ जारी है।
है। इसी तनाज़र में अब एक और कंपनी ने एक गुब्बारे नुमा कैप्सूल को बनाया है, तैयार किया है, जो कि आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पर, जिसकी बदौलत आम अफराद को कुछ देर के लिए खला की सैर करवाई जा सकेगी। और इस गुब्बारे को निज़ाम शमसी के एक सैयारे के तहत स्पेसशिप के नाम दिया गया है और इसे अमेरिकी कंपनी को और बरतानी कंपनी ने डिज़ाइन भी किया है, बड़ी इंटरेस्टिंग डिज़ाइनिंग भी की और इसको तैयार भी किया, प्लान भी किया, लेकिन टिकट थोड़ी ज़्यादा रखी और बहुत से लोग यही सोच रहे होंगे कि 2 करोड़ रुपये आखिर हम खर्चेंगे, लेकिन ये मामला ऐसा है कि कुछ लोग तैयार भी हो जाते हैं कोई भी रकम खर्चने को ऐसा माइलस्टोन अचीव करने के लिए। तो ये इंटरेस्टिंग खबर थी जो कि आपके साथ शेयर की। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे ऐसे मर्ज के हवाले से जो कि पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। पाकिस्तान में ना सिर्फ दुनिया भर में इसका 11वां ऐसा बताया जाता है कि हर शख्स वो है जिसको शुगर है। शुगर और बीपी हाई होना, दिल के अमराज, ये पाकिस्तान में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा पेशेंट्स में होते हैं और ये भी कहा जाता है कि ये सब आपस में इंटरलिंक्ड हैं कि आपको डायबिटीज़ है तो आपको बीपी भी हो सकता है, फिर आपको दिल के अमराज भी हो सकते हैं और ये तमाम बीमारियां जब इकट्ठी हो जाएं तो इंसान की जान को भी खतरा हो सकता है। तो फिर हमने एहतियात करनी है जी, और ट्रीटमेंट तो आप तब करते हैं जब आपको हो जाए बीमारी, लेकिन उससे पहले एक बहुत अच्छा मौका होता है कि आप एहतियात कर लें ताकि वो बीमारी आपको ना हो। तो इस वक्त पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है, क्यों तेज़ी से शुगर के पेशेंट्स पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं, हम बात करेंगे। एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर रिजवान साहब मौजूद हैं जो कि माहिर इमराज शुगर हैं और बड़ा ज़बरदस्त वो काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, शुगर के हवाले से रिसर्च भी कर रहे हैं और इस पर ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं लोगों का। उन्हें वेलकम कहते हैं। डॉक्टर रिजवान साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। जी शुक्रिया आपका भी कि आपने मुझे मौका दिया कि लोगों को ज़ियाबीतस जैसे फैलते हुए मर्ज के बारे में अवेयरनेस दी जाए। डॉक्टर साहब, अब चूँकि हमने शुरू में बात की है कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है पूरी दुनिया में भी और फिर पाकिस्तान में भी, क्या वजह है ये, आखिर ये मर्ज इतनी तेज़ी से बढ़ क्यों रहा है, क्या इशूज़ हैं, इस वक्त सूरत हाल क्या है? आपने एक अच्छा सवाल किया लोगों की अवेयरनेस के लिए। इस वक्त दुनिया में तकरीबन 2019 की IDF इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन की एस्टीमेशन के मुताबिक 2019 में जो की गई थी उसके मुताबिक उस वक्त दुनिया में तकरीबन को 463 मिलियन पीपल, 4 अरब 65 करोड़ करीब लोग थे जिनको डायबिटीज़ ताकि उनको डायबिटीज़ है। उसमें से भी आधे लोग डायग्नोज थे और आधे लोग डायग्नोज नहीं थे। इस सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में चौथे नंबर पे तकरीबन 20 मिलियन के करीब का डेटा मौजूद है 2019 में, जो कि खदशा है कि अगले 15 साल में बढ़ के वो तकरीबन 26 मिलियन पे हो जाएगा और 2030 में, और उसके बाद 2045 में मतलब। जी 45 में तकरीबन वो 30 मिलियन भी क्रॉस कर जाएगा। तकरीबन इस वक्त भी 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हमारे मुल्क में मौजूद हैं जिनको ज़ियाबीतस का मर्ज़ है और इसको रोकने के ऊपर हमें काम करना चाहिए ताकि ये मर्ज़ ना फैले। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त इस बढ़ते हुए ज़ियाबीतस के मर्ज़ की वजह, सबसे बड़ी वजह लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। कुछ रिस्क फैक्टर्स भी हैं जिनमें इनहेरिटेंस का फैक्टर भी आ जाता है। फिर हम आपके वालिदैन को थी तो आपको भी हो सकती है, ये एक रिस्क फैक्टर है। नंबर 2, हम साउथ एशियंस हैं। साउथ एशियन में एक जीन होता है जिसको थ्रिफ्टी जीन कहा जाता है, ये भी एक रिस्क फैक्टर कंसीडर किया जाता है कि जिन लोगों में ये जीन पाया जाता है प्रेवेलेंट है जी, तो वहाँ पे डायबिटीज़ ज़्यादा है। जैसा कि आप जानते हैं कि साउथ एशियन कंट्रीज़ में चाइना दुनिया में पहले नंबर पे जिसमें डायबिटीज़ सबसे ज़्यादा, दूसरे नंबर पे इंडिया है, तीसरे नंबर पर इस वक्त दुनिया में अमेरिका है, चौथे नंबर पे हम हैं। लेकिन अगले 2030 में जिस तरह बढ़ रही है तो हम चौथे से तीसरे नंबर पर आ जाएं और इसके ऊपर हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। ठीक है डॉक्टर साहब, अब जैसे आपने कहा कि बहुत काम करने की ज़रूरत है, तो इससे पहले कि हम ये मालूम कर सकें कि इसका हल क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, प्रिवेंशन मैनेजमेंट क्या है, ये होती क्यों है, मतलब अगर मेरी फैमिली में नहीं है तो मुझे क्यों होगी शुगर, डायबिटिक मैं क्यों हो सकूंगा, क्या क्या वजूहात हैं? ज़ियाबीतस हम ग्लूकोज़ की खून में एक हद से मिकदार के ज़्यादा होने को कहते हैं। इसकी बहुत सी अक़साम है, जनरली 2 अक़साम बयान की जाती, टाइप 1 और टाइप 2। 90% टाइप 2 पेशेंट्स होते हैं और ये लाइफस्टाइल की वजह से ही हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज से को 20 साल 30 साल पहले हमारे पास इतनी फैसिलिटी मौजूद नहीं थी। अगर मुझे कहीं जाना पड़ता था तो मैं पैदल चल के जाता था। ठीक है, मेरे पास साइकिल होती थी, मतलब इतनी ईजी हो गई बाइक, कार, इस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी हमारे पास। ठीक है, और लोगों के पास टाइम भी था कि लोग
वॉक कर सकें, कुछ स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकें। अब एक लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो चुकी है, फैसिलिटीज़ इतनी आ चुकी हैं कि आपने जहाँ भी जाना होता है तो आप किसी न किसी इलेक्ट्रॉनिक या किसी आप जिम जाते हैं गाड़ी में और वहाँ जाकर आप साइकिल चलाते हैं, बिल्कुल ऐसे तो ही ये हालात हैं। फिर डाइट का भी बहुत ज़्यादा रोल है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हमारी मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स हैं, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, और ये लाइफस्टाइल की वजह से फूड इनटेक हो गई, डाइट जो प्रोसेस्ड फूड्स आ गए हैं, इनकी वजह से आपकी वज़न बढ़ता है आपका। जैसे ही आपका वज़न बढ़ता है तो आप में एक इंसुलिन रेजिस्टेंस की टर्म यूज़ की जाती है, तो उसकी वजह से आपके अंदर ये डायबिटीज़ जैसा मर्ज होता है। और एक्चुअली ये सिर्फ डायबिटीज़ नहीं हो रही होती, हम एक टर्म यूज़ करते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम की, उसके अंदर डायबिटीज़ भी आ जाती है, हाइपरटेंशन भी आ जाती है, उसके अंदर आपके पेट का मोटापा भी आ जाता है, उसमें हाइपर यूरिसीमिया, यूरिक एसिड का ज़्यादा भी आ जाएंगी फिर ऑब्वियसली इसके साथ। और ये सारी चीज़ें इन द एंड लीड्स टू द हार्ट डिजीज। ओके, अच्छा, ये एंड पे जाके हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, इन चीजों की तरफ तो ये पूरा एक ऐसा ग्रुप है, दिल की बीमारी, शुगर, बीपी और दीगर। और इस सारे काम का बहुत ही आसान हल है कि आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर लें। एक 30 मिनट्स आप डेली निकाल लें अपने लिए, डेली 30 मिनट्स की वॉक करें, अपना वजन ना बढ़ने दें, और जिंदा रहने के लिए खाना खाएं, खाने के लिए जिंदा न रहें। तो बेसिकली आप इन तमाम बीमारियों से कहते हैं प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर, कि आप होने ना दें तो बेहतर है। अब चलें, अब हम देख लेते हैं कि अगर डाइट और अगर आप फूड इनटेक और अच्छी एक्सरसाइज करते हैं तो आपको नहीं होगी, वजन नहीं बढ़ेगा जब, और या फिर आपके एहतियात करेंगे। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें किसी को अब हो गई है, अब वो भी तो बहुत से लोग हैं जिनको हो चुकी है, आपने इतने बड़े नंबर में बताया पाकिस्तानियों को, अब वो मैनेजमेंट कैसे करें, इसका ट्रीटमेंट क्या है, कैसे आप ज़िंदगी गुजारते हैं जब आपको शुगर वंस हो जाए तो? अगर किसी को शुगर हो गई है और उसकी अर्ली डिटेक्शन हो जाती है, इसमें भी स्टेजेस होती हैं। एक नॉर्मल पर्सन होता है, फिर एक प्री डायबिटिक स्टेज आती है, डायबिटिक होने से पहले की। अगर आप प्री डायबिटिक स्टेज में इसको डायग्नोज कर लेते हैं कि जी फ़लान बंदे के शुगर लेवल्स इतने आ रहे हैं, और वो प्री डायबिटिक स्टेज में, या इवन इनिशियली अगर वो डायग्नोज हो जाता है और टाइप 2 डायबिटीज़ है, तो उसमें रिवर्सल के चांसेस हैं। अच्छा, वो उसमें रिवर्सल मतलब वापस भी हो सकती है दोबारा से नॉर्मल? बिल्कुल वापस हो सकती है, और उसका जो मेन थीम है उसके वापस आने का, वो वेट रिडक्शन है। अगर आप उसका वज़न कम कर लें तो वो डायबिटीज़ जो है रिवर्स भी हो सकती है, और उसको लाइफस्टाइल पे फिर मैनेज भी किया जा सकता है। हमारे पास बहुत से ऐसे पेशेंट आए जिनके HbA1c 9%, 10% इतने तक थे, और इनिशियली आए जो मोटे थे, हमने उनका वज़न कम कराया, और मतलब ये काम हम काफ़ी सालों से यहाँ पे कर रहे हैं। जो थे उनको अगर आप डायग्नोज कर लें तो फिर तो आप वापस आ सकते हैं। टाइप 2 डायबिटिक्स जो हैं तो उनकी रिवर्सल पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा, लेकिन जब जिनको हो जाए, अब आपने कहा कि प्रिवेंशन, लेकिन नेक्स्ट स्टेज पे जब चले गए हैं कोई, तो उनकी कैसे मैनेजमेंट करते हैं? वो लोग अक्सर मुश्किल में आते हैं खाना खाने से पहले, और फिर कभी शुगर लो हो जाती है, कभी हाई हो जाती है। इसकी मैनेजमेंट एक आसान तरीके में क्या है? देखें, मैनेजमेंट जो डायबिटीज़ की है उसमें 3 बड़े इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। नंबर 1 एक्सरसाइज, नंबर 2 डाइट, नंबर 3 मेडिकेशंस। हमारी कोशिश यही होती है कि पेशेंट अपनी एक्सरसाइज और डाइट पे अपनी शुगर्स कंट्रोल कर ले। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले कहा, आपके ज़िंदा रहने के लिए खाना खाना है, खाने के लिए ज़िंदा नहीं रहना आपने, तो आप अपनी एक मुनासिब सी डाइट लें। ठीक है ना, ऑलमोस्ट 1000 to 1200 कैलोरीज तक आप डेली लें, और उसको डिवाइडेड मील्स में लें। एकदम बहुत ज़्यादा ना खाएं कि आप एक ही दफ़ा बैठ के बहुत ज़्यादा खा लें और फिर सारा दिन ना खाएं, और फिर ख़ास तौर पे रात का खाना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हम लेट नाइट वापस आते हैं और बहुत ज़्यादा खा के सो जाते हैं। ठीक है, तो हमें एक तो अपनी डाइट मॉडिफाई करनी है, नंबर 2 डेली वॉक करनी है। जो वॉक है, वॉक वो वाला काम करती है जो इंसुलिन काम करती है। ठीक है, नंबर 3 मेडिकेशंस, और मेडिकेशंस भी ऐसी मेडिकेशंस यूज़ करनी चाहिए जो आपका जो टाइप 2 डायबिटिक्स हैं, जो मोटे हैं, जिनको मोटापे की वजह से शुगर हुई है, ऐसी दवाइयाँ जो शुगर भी कंट्रोल करें, आपका वज़न भी कम करें, तो उसी में ही चांसेस होते हैं कि आपकी चीज़ें मैनेज हो जाएं आपकी। ठीक है, तो बेसिकली आपने जिस तरह से ओवरऑल आप डिस्कस कर रहे हैं, आपने बता दिया सारा कि कैसे आप बच सकते हैं। अगर आप हो जाए तो फिर वापसी भी मुमकिन है, लेकिन अगर आपको वापसी मुमकिन नहीं हो पा रही है तो फिर कैसे आपने मैनेज करना है। लेकिन इस सबसे जब आपने देखना होता है कि ओवरऑल, तो आप कह रहे हैं कि आपको अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए,
सिम्टम्स की यहाँ पर बात आती है कि फिर कैसे, क्या ऐसे सिम्टम्स हैं कि आप डायग्नोज कर सकें कि आप शुगर की तरफ जा रहे हैं या आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है? एक मैं अवेयरनेस मैसेज आपको देना चाहूँगा आपके सवाल के जवाब में कि तमाम वो लोग जिनकी फैमिली में किसी को शुगर है, जिनकी 40 साल से ज़्यादा उम्र हो गई है, जिनका वज़न ज़्यादा है, तो उनको चाहिए कि एनुअली अपनी स्क्रीनिंग करें। अगर उसमें वो प्री डायबिटिक या डायबिटिक डायग्नोज होते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली अपने डॉक्टर से रजू करके वो उसकी रिवर्सल भी पॉसिबल है, मैनेजमेंट भी पॉसिबल है। इलामतें क्या होती हैं? प्यास का ज़्यादा लगना, पेशाब का ज़्यादा आना, विजन का ब्लर होना, धुंधला नज़र आना, आपको वज़न का कम होना, ये इलामात हैं जो शुगर के मरीजों को आपने होती बताई हैं। इनमें अक्सर लोग शिकायत करते हैं लेकिन वो थोड़ी देर के लिए होती है, ड्रास्टिकली होती है और ख़त्म हो जाती है। क्या वो भी शुगर के पेशेंट हो सकते हैं या फिर वो वक्ती होते हैं? मोस्टली लोगों को ये इलामात होती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इनमें से कोई एक आधी होती है और नहीं भी होती, और ये चीज़ें कुछ और बीमारियों में भी हो सकती हैं। लेकिन अगर आपको ऐसी इलामात हुई हैं तो आप कम से कम अपनी एक शुगर लेवल जरूर चेक करें। अगर आपको ये सिम्टम है, वजन में कमी आ रही है या फिर बाकी जो इश्यूज आपने बताए अगर हो रहे हैं तो जरूर आपका चेकअप होना चाहिए और एनुअल स्क्रीनिंग तो होनी चाहिए। बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू ये डॉक्टर साहब आपके साथ। थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे नाज़रीन जो देख रहे हैं वो इस चीज़ को जरूर फॉलो करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, तो ये आपकी फैमिली जो है वो भी खुश रहेगी और आप भी सब एक हेल्दी पाकिस्तान की तरफ बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।